सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला दैट विल बी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, तो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है आपका सुप्रीम कोर्ट, बट हाई कोर्ट जो है पार्ट 6 में आता है। पार्ट 5 में मैंने आपको बताया था टोटल 5 चैप्टर्स हैं। टोटल 5 चैप्टर हमने टोटल 3 चैप्टर्स अभी तक देखे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 52 से लेके 78 तक दिया हुआ था। प्रेसिडेंट से स्टार्ट हुआ था और ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर पे ख़त्म हुआ था। चैप्टर 2 में क्या देखा था? चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा था पार्लियामेंट, 79 से लेके 122 तक में पार्लियामेंट, यानी कि चैप्टर 2 दिया हुआ है इसमें। देन चैप्टर 3 में सिर्फ एक आर्टिकल दिया हुआ है एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 123, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखने वाले हैं, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट है उसके बाद देखेंगे, वो हमारा पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। एंड आई होप आप लोग ये चीज़ समझते हो कि हम लोग क्यों ये साथ कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट गवर्नर साथ में किया, हम लोगों ने पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर साथ में किया, उसी तरह हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट साथ में करने वाले हैं, सो दैट अगर हमें सुप्रीम कोर्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हाई कोर्ट सिर्फ कुछ मिनटों का खेल है। ऑलराइट, तो स्टार्ट किया जाए फिर। गुड इवनिंग सभी को। अंकुश, निशा, सोनू, आइंस्टाइन, आप, पुनीत, ऑल राइट। चैप्टर 4 सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। एंड दैट इज़, पहले तो ये स्टार्ट करने से पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है और चैप्टर नंबर 4 में ये दिया हुआ है। बट आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है तो ध्यान रखना, अनुच्छेद ये 124 से लेके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार इस तरह से आर्टिकल्स होते हैं कि वो इस रेंज में नहीं होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 124 से लेके 147 तक में इसके बीच में इसके बारे में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 124 से अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक के बीच में दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो कि इस रेंज के बीच में वो पर्टिकुलर आर्टिकल फॉलो करता ही नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको तुरंत आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये जो रफ आइडिया है ऑफ द आर्टिकल्स वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और उसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 124। अब हमने जब प्रेसिडेंट स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था 52 से लेके 62 तक के बीच में दिया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में। तो आर्टिकल 52 क्या बोल रहा था? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 79, देयर शैल बी ए पार्लियामेंट इन द सेंटर। तो मतलब है क्या कि जो भी आर्टिकल पहला वाला होता है वो उसकी सेटिंग अप की बात करता है, उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है। तो एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद नंबर 124 में। अब अनुच्छेद नंबर 124 में लगेगा कि वो हो बस इतना ही। ठीक है, ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। सबसे बड़ा आर्टिकल पूरे सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में यही है, 124। अब इसमें बहुत सारे 124, 1 2 3, उसमें भी A B C D ऐसे करके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली सारी चीज़ें देखिए। अभी तो आपको ये पता चल जाएगा हाँ ये आर्टिकल 124 में, ये भी आर्टिकल 124 में है। फोकस अभी यहाँ पे समझने पर कीजिएगा जो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स के लिए तो मैं लास्ट में आपको ट्रिक बता भी दूंगा कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं, और बाकी विद टाइम धीरे धीरे जब हम MCQs अटैम्प्ट करते हैं तो आर्टिकल में याद होने लगते हैं धीरे धीरे। लेकिन अगर आप ये चीज़ समझ नहीं पाए ना तो फिर वो कभी नहीं आपके दिमाग में बैठेगी। फिर आप वीडियोस देखोगे कहीं पे, इधर बुक में पढ़ोगे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला जो प्रोविजन है आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 1, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल पार्लियामेंट बाई लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। अनुच्छेद नंबर 124 ने यह बोला था कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी होगी, कितने लोग होंगे इसमें, तो एक CJI होगा प्लस 7 अदर जजेस होंगे। ये CJI क्या होता है? इसका मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। जजों का जज होता है ये, यानी सबसे बड़ा जज होता है। हमें पता है अगर हम इंडिया में कोर्ट का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। देन हमारे स्टेट्स में होती हैं हाई कोर्ट्स, डिफरेंट स्टेट्स में होती हैं उच्च न्यायालय। देन हमारे होते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट में जैसे कि आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह।
ठीक है, इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो जजेस हैं उनका भी बोल सकते हैं कि उनमें जो सुप्रीम है सबसे, एक तरह से हम बोल सकते हैं चेयरमैन टाइप है, उनमें से चीफ है जो सबसे, है ना, उनमें से जो सबसे चीफ है, सबसे बड़ा है, वो हम बोल सकते हैं कि वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पोजीशन है आज तक किसी वेमेन को नहीं गई है ये पोजीशन। फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट वेमेन जज। लेकिन अभी तक सीजेआई कोई वेमेन नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट की अगर स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को एक तरह से स्टैब्लिश हुआ था, और इसने अपना एक तरह से काम स्टार्ट किया था 28 जनवरी 1950 से। इज दैट क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो पहला वाला आपको है समझ में आ गया, लेकिन अभी मैंने पूरा समझाया नहीं, तो समझ में क्या आया होगा आपको। तो एक सीजीआई होगा और 7 अदर जजेस होंगे, जब तक कि पार्लियामेंट इसकी और नंबर ऑफ जजेस को लेके कोई प्रोविजन नहीं बनाता है। पार्लियामेंट ने फिर प्रोविजन बनाया, और करेंटली अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, जो करंट स्ट्रेंथ है दैट इज सीजेआई प्लस 33 अदर जजेस। समझ रहे हैं आप, कहाँ सीजीआई प्लस 7 से हम सीजीआई प्लस 33 में आ चुके हैं, और स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है धीरे धीरे, और पार्लियामेंट को इसका पावर है स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने का। 124 सब क्लॉज 2, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड by the president by warrant under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and High Court in the states as the president may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years। अब यहाँ पे मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं होता कि मतलब बहुत लंबी चौड़ी वर्डिंग्स लिखी जाए, बट एक्चुअल में मैं कोशिश करता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग्स हैं जहाँ पे नीडेड है वो मैं यहाँ पे लगाऊँ, सो दैट आपको पता हो कि भाई जो एज वगैरह भी है, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो सब कुछ 124 सब क्लॉज 2 के ही अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा लिख के जो लिखा हुआ है इससे आपको बैफल नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है, यहाँ पे मैं समझा तो रही हूँ ना आपको। तो एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि सबसे पहले तो इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं, अनुच्छेद नंबर 124 में 2 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, कौन जजेस को अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो कौन है, वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिखा है तो उसमें क्या लिखा है, उसमें यह लिखा है कि प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जिस मतलब अपने मन से जिसको मनाया उसको अपॉइंट कर दिया। प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट यहाँ पे लेगा कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट यहाँ पे लेगा कंसल्टेशन, किसकी कंसल्टेशन लेगा, किसकी सलाह लेगा, सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पस। मतलब अब यहाँ पे बहुत इसकी लंबी हिस्ट्री है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एक केस हुआ जब ये बात आई कि भाई प्रेसिडेंट, मतलब पहले ये नहीं था कि इसको इतने जजेस से कंसल्टेशन लेनी है, ये करना वो करना, ये सब कुछ नहीं था, ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो एक केस हुआ फर्स्ट जजेस केस जिसको बोला गया। इस फर्स्ट जजेस केस जो कि 1982 में हुआ, ये ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट एक्चुअल में उसमें तब ओरिजिनली ये लिखा था कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेगा सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जब भी वो कोई जज को अपॉइंट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट वगैरह में, ये सब कर रहा है तो सीजेआई की कंसल्टेशन ले लेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये मतलब बात उठी कि क्या ये जो सीजेआई ने जो एडवाइस दी है क्या ये प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ये बाइंडिंग नहीं है, ये बस अपना ओपिनियन रख सकता है सीजेआई, बट इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बट सेकेंड जो जजेस केस हुआ, सेकेंड जजेस केस, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ 1993 के टाइम पे हुआ था। इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीजेआई ने जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम, ठीक है, सहमति होनी चाहिए दोनों के बीच में, और सीजेआई सिर्फ अपनी अकेले की एडवाइस नहीं देंगे, 2 और जजेस होंगे, याद कैसे रख सकते हैं, सेकंड जजेस में बोला कि 2 जजेस होंगे, और 2 जजेस की भी कंसल्टेशन लेगा सीजेआई, उसके बाद प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन रखेगा। थर्ड जजेस केस हुआ 1998 में, इसमें बोला सुप्रीम कोर्ट की 2 नहीं 4 जजेस की रिक्वायरमेंट होगी, और जब उनकी सहमति होगी और सीजेआई, तो वो सीजेआई जो अपना ओपिनियन है वो रखेगा प्रेसिडेंट के सामने, यानी उसका सोल ओपिनियन नहीं, 4 जजेस का भी ओपिनियन उसको लेना पड़ेगा। इसी बीच सन 2004 में पार्लियामेंट का मूड खनकता है और उसने एक एक्ट लाता है, कमीशन बनाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कमीशन की स्थापना करता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट बोलता है कि ये जो एक्चुअल में जो सिस्टम है ना,
ये कि इतने जजेस के ये लेगा, और फिर इसको बोलते हैं कॉलेजियम। आपने नाम हो सकता है सुना आप में से काफ़ी लोगों ने, तो या फिर आप कहीं पे वर्ड अगर लिखा देखेगी कॉलेजियम, तो आप समझ जाएंगे कॉलेजियम का मतलब है द ग्रुप ऑफ जजेस जिनकी कंसल्टेशन प्रेसिडेंट लेता है वाइल अपॉइंटिंग द जज और ट्रांसफरिंग द जज। भाई ट्रांसफर ऑफ जजेस कहाँ पे हो सकता है? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, ट्रांसफर कहाँ करोगे? ठीक है, कोर्स ट्रांसफर तो हाई कोर्ट में हो सकता है, वो हाई कोर्ट में चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये कॉमन है दोनों में जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, तो वहाँ अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए हम लोग साथ में कर रहे हैं चीज़ों को। क्लियर? तो ये कॉलेजियम है। तो इसने एक तरह से नेशनल जुडिशियल अपॉइंट कमीशन ने कॉलेजियम को रिप्लेस कर दिया, या फिर पार्लियामेंट ने एनजेएसी के थ्रू, एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके थ्रू कॉलेजियम को रिप्लेस कर दिया, कॉलेजियम को हटा दिया। देन आपको पता है फिर क्या होती है, फाइट होती है जुडिशियल और लेजिस्लेचर के बीच में। देन हुआ हमारा फोर्थ जजेस केस। इस फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो आपने अमेंडमेंट करके ये जो चीज़ ऐड करी है, ये अमेंडमेंट था, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये जो चीज़ ऐड करी थी ना एनजेएसी वाली, इसको 99th संविधान में संशोधन किया था 2004 में, उसके थ्रू ऐड किया था। तो फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर्ड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया, यस असंवैधानिक है, एंड एबॉलिश्ड एनजेएसी को ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। तो हमें घुमा फिरा के याद क्या रखना है कि अभी भी कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। और ये मैंने पूरी रामायण कथा क्यों बताई, सो दैट आपको ये पता हो ये फोर्थ जजेस केस क्या है, और ये 99th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड था, जिसने एनजेएसी लाया, जिसको कि हटा दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया अपने फोर्थ जजेस केस में। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? एंड हमने क्या पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल 124 में दो चीज़ें हैं, एक तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी दी गई है, एंड द सेकेंड थिंग इज प्रेसिडेंट फॉर द पर्पस एंड शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। यहाँ पे 65 साल की इनकी उम्र मेंशन है। ये 65 साल की उम्र मिनिमम एज नहीं है, मैक्सिमम एज है। तो ध्यान रखना, देयर इज नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ जज। कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर बिकमिंग अ सुप्रीम कोर्ट जज, और हाई कोर्ट जज के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह से। तो नो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 65, इट इज़ द मैक्सिमम एज, यानी कि 65 साल अगर आपकी हो गई है तो उसके बाद आपको उसके आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। क्लियर है यहाँ पे? तो दो चीज़ें क्या थी हमने समझ ली। आर्टिकल नंबर 124, अ जज मे बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, यानी कि जो जजेस हैं वो रिजाइन कर सकते हैं राष्ट्रपति को लिख के प्रेसिडेंट को। और कौन, अच्छा जरा कमेंट में ये बताइए और किस किस का हमने पढ़ा है जो रिजाइन करता है प्रेसिडेंट को लिख के, जो रिजाइन करता है प्रेसिडेंट को लिख के, अब जल्दी से बताइए। तो एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। सिंपल। 124B यहाँ पे अभी क्या देख रहे थे, देखिए सबसे पहले तो देखा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 के तहत अब ये आएंगे A, B, C इस तरह से आएंगे। तो दूसरे वाले में क्या दिया हुआ, अ जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4, यानी क्लॉज 4 जो अभी हम देखेंगे, अभी क्या है क्लॉज 3 देख रहे हैं, क्लॉज 3 का सब क्लॉज B देख रहे हैं, ये क्लॉज 3 का सब क्लॉज B देख रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है क्लॉज 4 में रिमूव होगा। तो भाई क्यों, ये क्यों लिखा है यहाँ पे? ठीक है, फालतू में वहीं पे देख लेंगे इसको, तो ये एकदम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि कैसे रिमूव करना है वो क्लॉज 4 में जाके पढ़ो। तो चलते हैं उसकी तरफ, लेकिन उससे पहले 124 सब क्लॉज 3 को देख लेते हैं। क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, एक सेकंड को देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में एक तरह से लिखा हुआ है कि इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होंगी अपॉइंटमेंट की, ठीक है, 124 3 में, ठीक है। हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन दी सक्सेशन, इस समराइज अभी मैं कर दूंगा। हैज़ बीन एट लीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। 3 क्वालिफिकेशन है, कितनी है? 3। पहला है कि अगर कोई भी जज 5 साल तक रहा है जज हाई कोर्ट में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 5 साल या फिर उससे ज़्यादा हाई कोर्ट में जज रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक ही हाई कोर्ट, ये जो लिखा हुआ है ना 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन, इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में आपने पूरा 5 साल सर्व होगा तभी हम मानेंगे कि आप क्वालिफाइड एलिजिबल हैं टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, आपने अगर 2 साल मद्रास हाई कोर्ट में, 2 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 1 साल मान लेते हैं कि आपने महाराष्ट्र हाई कोर्ट में सर्व किया, तो टोटल आपके 5 साल हो गए। दूसरा, हैव बीन एन एट लीस्ट 10 years एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और 2 or more सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, यानी कि या तो आप
10 साल या उससे ज़्यादा के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या तो 5 साल से ज़्यादा जज रहे हो, 5 या 5 साल से ज़्यादा जज, या फिर 10 या 10 साल से ज़्यादा आप एडवोकेट रहे हो, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी राष्ट्रपति की राय में, राष्ट्रपति की नज़रों में आप प्रतिष्ठित न्यायविद हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कि जुरिस्डिक्शन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज है। तो उस केस में प्रेसिडेंट आपसे इंप्रेस होकर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं ABC, इन तीनों के बीच में और लगा हुआ है, और मतलब या, इसका मतलब ये नहीं कि उसको 5 साल जज भी होना है, 10 साल एडवोकेट भी होना है, राष्ट्रपति की नज़रों में उसको डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी होना है ना, या तो ये हो, या तो ये हो, या तो ये हो, कोई भी एक हो चलेगा। क्लियर यहाँ तक? आते हैं अगले पे, एंड दैट इज 124 सब क्लॉज 4, एंड दैट इज रिमूवल ऑफ जजेस बाई प्रेसिडेंट। बहुत लंबा चौड़ा था जिसको मैंने हटा दिया, और वो लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक में रखा है, एक में नहीं रखा है। पढ़ना चाहते हो ध्यान से पढ़ सकते हैं, बाकी मैं पूरा प्रोसीजर आपको समझाता हूँ कि रिमूवल ऑफ जजेस कैसे होता है। तो ये तो हो गया बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, यही अपॉइंट कर रहा था, तो ये रिमूव करेगा। बट ऐसा नहीं कि जब मन आया सो रिमूव कर दिया प्रेसिडेंट ने, इसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल कैसे मतलब कौन से रीज़न की वजह से हटाया जा सकता है। तो ये 2 ग्राउंड्स हैं, एक तो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, जिसको सिद्ध कदाचार बोल सकते हैं। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार का मतलब ये होता है कि उसने कुछ मिसबिहेव किया है, एक तरह से अपनी पावर, अपने जुरिस्डिक्शन का गलत इस्तेमाल किया है, या फिर वो इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी का मतलब है अपना काम करने के योग्य बचा नहीं है, या तो मेंटली, फिजिकली, मतलब वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाने योग्य है, या फिर अयोग्य हो गया, अभी वो अपना काम ढंग से वो नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं इनकैपेसिटी या फिर अक्षमता। क्लियर? तो उस केस में मतलब ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है। बट अगेन प्रेसिडेंट तो बस हटाता है, पूरा प्रोसीजर पार्लियामेंट में चलता है, इसका रेजोल्यूशन चलता है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट जब मनाया इन दोनों ग्राउंड्स पे हटा देगा। इन दोनों ग्राउंड्स का यूज़ करते हुए जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आ सकता है। पार्लियामेंट में जब बोलता हूँ तो मतलब इधर लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में इनके रिमूवल का रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है। ठीक है, इधर लोकसभा और राज्यसभा। कैसे आता है? तो सबसे पहले ये है कि अगर हमें मान लो कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मन हुआ कि ये जज मज़ा नहीं आ रही इसमें, इसको हटाना है, तो लोकसभा में अगर इस रेजोल्यूशन को इनिशिएट करना है, याद करो प्रेसिडेंट को जब हटा रहे थे, जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग बोलते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग इनके रिमूवल को रिमूवल ही बोलते हैं, इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं। हम सिनोनिमसली कहीं कहीं पे देख लेते हैं लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ है, फिर कहीं पे लिखा हुआ, बट इम्पीचमेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। बट ये ध्यान रखना कि जैसे हमने प्रेसिडेंट के केस में देखा था कि 1/4 मेंबर, अगर कोई रेजोल्यूशन आता है तो पहले 1/4 मेंबर से साइन करवाओ, तब हम समझें कि हाँ सिर्फ 1-2 लोग नहीं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि ये बंदा हटे। तो लोकसभा में अगर लाना है तो 100 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, एंड राज्यसभा में लाना है तो 50 मेंबर्स का अप्रूवल आपको चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो ये फिर जो रेजोल्यूशन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, पीठासीन अधिकारी के पास जाएगा। ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये पूरा प्रोसीजर है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में लिखा हुआ है। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के केस में स्पीकर वहाँ का यानी अध्यक्ष, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन यानी कि वहाँ का सभापति। और अगर उसने एग्री किया तभी ये आगे बढ़ेगा, अगर डिसएग्री किया तो वहीं खत्म। अगर एग्री कर दिया तो क्या होगा, एक 3 सदस्य की कमेटी बनेगी, कौन कौन होगा वो जानने की जरूरत नहीं है, 3 मेंबर्ड कमेटी बनेगी। और अगर उस 3 मेंबर्ड कमेटी ने बोला येस गो ऑन, ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का जो रीज़न दिया है ये बिल्कुल सही है, ये उसको इवैल्यूएट करेगी, और अगर उसको लगा तो वो कैरी ऑन करने के लिए बोल देगी, नहीं तो वहीं पे ख़त्म करने के लिए बोल देगी। अगर कैरी ऑन करने के लिए बोला तो दोनों हाउसेज से इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को अब स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से पास करवाना है, जो कि मैंने कल बताया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये बात समझ में आती है, जो कि मैंने कल डिटेल में समझाई थी वाइल बिफोर अमेंडमेंट, तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधे रट्टा मारो जिंदाबाद, स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से हटाया जाता है इनको। और जब हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ठप्पा मार के इनको हटा देगा। अब मैंने बोला कि इनके रिमूवल को इम्पीचमेंट नहीं बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो एक रिमूवल अथॉरिटी है, दैट इज प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट ने ठप्पा लगाना, लेकिन प्रेसिडेंट को जब हटाते हैं तो कोई ठप्पा लगाने वाला नहीं होता है, और प्रेसिडेंट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारे कंट्री की, तो इसलिए प्रेसिडेंट के रिमूवल को इम्पीचमेंट बोलते हैं, बट इनके वाले को नहीं बोलते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अभी बता सकता है। ऑलराइट, इफेक्टिव मेजोरिटी नहीं होती विपिन मौर्य, इफेक्टिव नहीं होती, इफेक्टिव होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को हटाने के लिए। ठीक, अब आते हैं 124 सब क्लॉज 5 में, दे टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, यानी शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति। सिंपल। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिला रहा था, जरा बताइए कमेंट में। कोई आपको मतलब प्रॉब्लम हो तो बता दो, अगर कुछ हो तो। ठीक है सर, एक्सपीरियंस लगातार होना चाहिए, मतलब एक्सपीरियंस समझा नहीं। सबका सही है, CJI। ठीक है, CJI जो है ओथ दिलाता है किसको? प्रेसिडेंट को। अब आते हैं 124 क्लॉज 6 में, नो पर्सन who has held the office as a judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India। यानी कि कोई भी जज जो अब जज नहीं है, जो पहले जज था, जैसे कि कोई जज है अब वो जज की पद से हट चुका है, तो वो अब कहीं पे भी किसी भी कोर्ट में प्लीड या फिर एक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि सोचो कि अगर वो कोई मतलब जैसे कि अभी कोई जज है हाई कोर्ट का, उसने कोई अभी न्याय सुनाया था, ठीक है, पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि वो, क्योंकि न्याय ऐसे सुनाएगा कि मान लो कि कोई ऐसी बॉडी है जहाँ पे वो काम करना चाहता है, अपने रिजिग्नेशन या फिर अपने रिमूवल के बाद वो वहाँ पे काम करना चाहता है, फिर अपने बोल सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे काम करना चाहता है, तो उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ तो ये कोई ऑर्डर ही नहीं पास करेगा। क्यों? सो दैट वो उनको फेवर करे। या फिर मान लो इसलिए भी नहीं, मान लो इसने कोई न्याय दिया था और वो आज उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सर्व कर रहा है, तो ये एक डिमीन करने वाली बात हो जाती है कि जो जज ने इनको मतलब सज़ा सुनाई थी आज उन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं, तो इसलिए जो है इनको फॉरबिड है, मना है कि आप कहीं पे भी प्लीड या फिर एक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। एक बार आपने रिज़ाइन कर दिया, फिर आपको रिमूव कर दिया, या फिर आपने आपका जो है रिटायरमेंट हो गया उसके बाद। ठीक, 125 सैलरी वगैरह दी हुई जजेस की, और हमें पता है सैलरी वगैरह कहाँ से निकलती है। सेकंड शेड्यूल तो हो गया, सेकंड शेड्यूल में मैंशन है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सेकंड शेड्यूल में मैंशन है। ये आप मुझे बताइए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि होती है, उसमें मैंने आपको बताया था 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, 2 तरह के खर्चे होते हैं, और उन 2 तरह के खर्चों में कौन से खर्चे से निकलती है? तो एक होता है चार्ज फ्रॉम, चार्ज एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है मेड फ्रॉम। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर एंड मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है यहाँ से निकलती है किसकी सैलरी? जो कि नॉन वोटेबल होता है। यहाँ से चाहे जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कैग हो, इन सब की सैलरी से निकलती है। नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबकी, कोई वोटिंग नहीं। और इसमें क्या है, वोटिंग हो सकती है, और किस हाउस में हो सकती है? ओनली इन लोकसभा। ठीक है, ओनली इन लोकसभा, नहीं राज्यसभा तो कोई वोटिंग करता ही नहीं है, बस वो एक रिकमेंडेटरी हम बोल सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन या फिर हाउस होता है इस केस में। 125 सब क्लॉज 1, ये 125 का बेसिक पढ़ रहे थे। तो सैलरी एज मे डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट बाई लॉ, तो पार्लियामेंट इनकी सैलरी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, और ध्यान रखना पार्लियामेंट ही क्या डिटरमाइन करा था? स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन करा था। पार्लियामेंट ही इनकी एक तरह से सैलरी भी डिटरमाइन कर सकता है, जो सेकंड शेड्यूल में मैंशनड है। शैल बी एंटाइटल टू सच प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेज एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा विशेष अधिकार या अलाउंसेज ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है टाइम टू टाइम। ठीक है, 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। When the office of Chief Justice of India is vacant, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may appoint for the purpose। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मान लेते हैं चीफ जस्टिस ने रिज़ाइन कर दिया। मैं 2 चीज़ें बोलता हूँ, चीफ जस्टिस की या तो सीट वेकेंट हो गई, एब्सेंट हो गई। अब आप बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए कि वेकेंट एब्सेंट में अंतर क्या होता है, वैकेंसी किस किस वजह से क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ाए थे इसके लोकसभा और राज्यसभा के, कि वेकेंट जब होती है सीट तो क्या होता है, अगर स्पीकर भी वेकेंट है, डिप्टी स्पीकर की भी सीट वेकेंट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट किसी मेंबर को टेम्पररी तौर पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देगा, देन हाउस एक परमानेंट अपना इलेक्ट अपॉइंट कर लेता है। लेकिन अगर दोनों एब्सेंट हैं
तो उस केस में प्रेसिडेंट नहीं आता, उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन द केस ऑफ लोकसभा, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द केस ऑफ राज्यसभा आता है। तो वैकेंसी वो क्रिएट हो सकती है, उसने रेजिग्नेशन दे दिया, डेथ हो गई, उसको रिमूव कर दिया गया इस केस में, या फिर उसकी एब्सेंसी है, बेटी की शादी है, तबीयत नहीं सही है, फिर कुछ भी है तो वो नहीं आया है, तो उस केस में किसी को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर? व्हेन द ऑफिस ऑफ दिस shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may determine or president may appoint। तो उस केस में क्या करेगा, प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति है वो डिटरमाइन कर देगा कि भाई आप फंक्शंस परफॉर्म करोगे सीजेआई के। बैक टू बैक अब आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एडहॉक का मतलब क्या होता है, कल बताए थे, टेम्पररी, याद करो। पार्लियामेंट्री कमिटीज जब पढ़ाया था मैंने, तो सबसे शुरुआत में ही आपसे बोला था कि दो तरह की कमिटीज होती हैं, एक तो परमानेंट जिनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, और एक टेम्पररी जिनको हम एडहॉक कमेटी बोलते हैं। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी एक तरह से, ठीक है, टेम्पररी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। तो इनकी अपॉइंटमेंट करता कौन है और क्यों की जाती है, तो ये तब की जाती है जब, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ क्या, चलो कोई नहीं, ये तब की जाती है जब कोरम नहीं होती है कोर्ट में। कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। जो काम है उसको करने के लिए सर्टेन नंबर ऑफ जजेस की रिक्वायरमेंट होती है, भाई इतने तो होने ही चाहिए तभी तो हम कुछ काम करेंगे, लेकिन वो कोरम मीट नहीं कर पा रहा है जो कोर्ट है, तो उस केस में क्या करेगा, सीजेआई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो राष्ट्रपति की सलाह पे क्या करेगा, राष्ट्रपति की सलाह पे हाई कोर्ट के कुछ एडवोकेट या हाई कोर्ट के कुछ जज उठा लाएगा यहाँ पे, या फिर कोई एडवोकेट यहाँ पे उठा सकता है, कौन, सीजेआई की टेम्पररी तौर से जो कोरम मीट नहीं हो पा रही है उसको बस फिल करने के लिए सिर्फ टेम्पररी तौर पे इनको उठा सकता है सीजेआई विद द कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वहाँ का जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का उसका भी थोड़ा परमिशन लेगा ये सीजेआई, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो उठाएगा दे शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि उनकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट जज वाली होनी चाहिए तभी बुलाया जा सकता है, ठीक। 128 है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोई रिटायर हो चुका है जज, ठीक है, सीजेआई को लगता है कि उसका होना ज़रूरी है क्योंकि किसने इस केस में रूलिंग दिया था या फिर ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, तो टेम्पररी तौर पे उसको बुलाया जा सकता है अगेन बाय सीजेआई बाय द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सलाह पे उसको बुलाया जा सकता है। 128। तो ये बैक टू बैक जितने भी आर्टिकल थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस 126, एडहॉक जजेस 127, 128 रिटायर्ड जजेस, यानी कि टेम्पररी तौर पर कुछ चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है, वो 126, 27, 28 डील करते हैं। 129 एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी रूलिंग देता है, कोई भी प्रोसीडिंग अपना देता है, तो उस केस में वो जो भी रूलिंग होती है एज अ रिकॉर्ड उसको मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अब उसको एज अ रेफरेंस यूज किया जाएगा बाई द सुप्रीम कोर्ट फर्दर एंड द अदर हाई कोर्ट्स जो टाइम आने वाला उसमें। समझिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जैसे गोलकनाथ केस में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, तो अब यही कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जा सकता है। सारे हाई कोर्ट भी मानेंगे ये नहीं किया जा सकता जब तक इस चीज़ को रिप्लेस ना किया जाए, अमेंड ना किया जाए, चेंज ना किया जाए, तब तक तो जो भी रूलिंग्स हैं उनको एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और इसी में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेंट, कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करना। कोर्ट ने बोला कल से ये होगा, तुम उस पर मीम बना दिए, मौज ले लिए कोर्ट की, कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट का। तो तुम उनको फॉलो नहीं कर रहे उस ऑर्डर को, कंटेम्प्ट हो गया कोर्ट का। तो कोर्ट का अगर कंटेम्प्ट की किसी ने वो करा तो कोर्ट उसको पनिश करने की पावर रखता है 129 के तहत। 130 पे आते हैं एंड दैट इज सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर्ड दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने ये बोला कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा। बट CJI can declare any other place as any other seat of Supreme Court। मतलब CJI का मन हुआ कि भाई दिल्ली में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में आना है, साउथ इंडिया का ये तमिलनाडु का रहने वाला है, सीधे इसको यहाँ पे आना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की एक सीट डिक्लेयर कर देते हैं। सीट का मतलब एक ब्रांच डिक्लेयर कर देते हैं। तो जो भी मतलब एक दोनों कनेक्शन में रहेंगे, मेन सेंटर ये रहेगा, इसकी ब्रांच हो गया, है ना। आप देखा होगा ना कई सारे कोचिंग्स होती हैं, उनकी ब्रांचेस होती हैं ऐसे करके, तो वैसे ही, ठीक है। तो ये जो है
तमिलनाडु वाला बंदा, अब उसको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली, वो सीधे यहाँ पे आ सकता है महाराष्ट्र में। या फिर लोग उसको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट वालों को यहाँ आना पड़ता है, तो उसने बंगाल में एक सीट डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो अभी सिर्फ दिल्ली में ये सुप्रीम कोर्ट, बट ये पावर CJI को दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है कि वो किसी और प्लेस को भी डिक्लेयर कर सकता है, बट ये काम भी करेगा वो प्रेसिडेंट की सलाह पे, थोड़ा सा उसकी सलाह भी ले लेगा। 131। अब यहाँ से जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता सकते हो, बिकॉज यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्राधिकार। और आज मैं समझ सकता हूँ कि स्ट्रेंथ क्यों कम है ना, क्योंकि कल IB का एग्ज़ाम है और जिन लोगों का भी IB का एग्ज़ाम है भाई, बेस्ट ऑफ लक, कल जिन एग्ज़ाम है और परसों। अच्छा, अगर जो यहाँ पे अगर कोई हो तो बताओ कि सर आई एम नॉन स्टूडेंट, क्या ये क्लास, आई एम न्यू स्टूडेंट सर, क्या ये क्लास NDA के लिए काफ़ी है? बहुत टॉपर से सुना है आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं SSC के लिए। अच्छा तो जो सुना है वो शायद सही सुना है और हाँ, NDA के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माई मोटिवेशन आप कर सकते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड हाँ, तो जिसका भी एग्ज़ाम देने जा रहा हो तो ज़रा ये बताओ टाइमिंग क्या है थोड़ा सा। 99th अमेंडमेंट 2014 में क्या वो 2014 में हाँ हुआ था, फिर 15 में एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो मैंने नहीं बताया क्या, बता तो दिया होगा मैंने। हम्म, 2014 बता दिया होगा ना मैंने, नहीं लिखवाया था वहाँ पे। कल छुट्टी दे दो सर, एग्ज़ाम है। कितना क्या फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट कैसा क्या है? मेरा परसों 2:30 बजे से। ओके ओके, अज़हर अंसारी कहाँ पे दे देंगे? 8:30 से 9:30 है। ओके, तो क्वेश्चंस बता देना ज़रा, ठीक है जिसका भी मतलब एग्ज़ाम वगैरह है, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इसमें आप सेंड कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप है, कॉल नहीं अलाउड है इस पर। 8840286735, ठीक है। इस पर आप मतलब क्वेश्चंस भेज सकते हैं जिनका भी एग्ज़ाम है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जैसा भी होता है। तो 88 40 28 67 35 ये व्हाट्सएप इस पर है, तो इस पर व्हाट्सएप सिर्फ कर सकते हो, ठीक है। नो छुट्टी, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, 3 बजे से। ओके पुतिन, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं फिर। जुरिस्डिक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि क्षेत्राधिकार यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है। तो क्या, एक सेकंड रुको। सर CGL 2024 के GS में क्या करें? क्या करोगे? पढ़ाई करो और क्या करो। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार बिटवीन। अब ये है क्या, समझो, ये कुछ नहीं। अगर केंद्र और राज्य, जैसे हम लोग लड़ जाते हैं ना अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, कौन रिजॉल्व करता है? घर का बड़ा बुजुर्ग रिजॉल्व करता है। भाई बहन से लड़ाई हो जाती है, घर का बड़ा बुजुर्ग रिजॉल्व करता है। वैसे ही अगर लड़ाई हो जाए मान लो केंद्र और राज्यों के बीच में, या फिर राज्यों के बीच में, मान लो यूपी और कौन, बिहार लड़ जाए आपस में, यूपी बिहार लड़ जाए, क्योंकि लड़ेंगे यूजुअली वही ना जहाँ पे अलग गवर्नमेंट होती है। केरल और ये तमिलनाडु और कर्नाटका लड़ती रहती है, केरल तमिलनाडु मान लो लड़ाई हो गई, तो उस केस में, या फिर मान लो जैसे आपने वो सुना होगा NRC सुना होगा ना, CA और NRC, ठीक है, सुना था आपने। CA और NRC के टाइम पे छत्तीसगढ़ की जो मतलब ये छत्तीसगढ़ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो चली गई थी इनके खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, यानी एक तरह से उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी कि हम इनसे लड़ाई मोल ले रहे हैं, ठीक है। उनसे उनकी आपस में बन नहीं रही थी। तो अगर आपस में नहीं बनती है, किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में, या फिर एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में, या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों के बीच में, समझिए आप। मैं समझाता हूँ। जैसे ये सेंटर है वर्सेस सेंटर तो एक ही है ना, वर्सेस स्टेट्स, ठीक। मान लो ये एक तरफ सेंटर है और इसके साइड में कुछ स्टेट भी हैं। जैसे मान लो सेंटर, उसके साइड में मान लो जैसे मोदी जी हैं सेंटर में, तो उनके साइड में योगी जी हैं, ठीक है, यूपी से। MP वाले भी इनके साइड में। और वर्सेस जहाँ पे मान लेते हैं जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वो लोग जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक वगैरह। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब सिंपल घुमा फिरा के ये याद रखना है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में, 131 में, और इसमें केंद्र और राज्यों की लड़ाइयाँ दी हुई हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वाटर डिस्प्यूट इसमें कवर्ड नहीं है। अगर वाटर को लेकर आपने सुना होगा कि भाई कावेरी को लेकर डिस्प्यूट रहता है, तो वो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते हैं। उसकी अलग से कोर्ट बनती है जिनको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वाटर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। और कोई मान लो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो रखी है, संविधान से पहले की कोई ट्रीटी हो रखी है, तो उस मैटर में भी
सुप्रीम कोर्ट और भी बहुत सारे मैटर होते हैं, लेकिन ये दो याद रखना जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव भी है। इसका एक्सक्लूसिव का मतलब है कि नो अदर कोर्ट इन इंडिया कैन डील विद सच केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स। कोई और कोर्ट डील नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक और जुरिसडिक्शन है जो उसका एक्सक्लूसिव है और कोई नहीं डील कर सकता उसमें। जरा बताइए क्या है वो चीज़। हिंट देता हूँ, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134 तीनों बात करते हैं एपिलेट जुरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। एपिलेट जुरिसडिक्शन, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अंतर क्या है? सर्टेन केसेस, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। सिविल क्रिमिनल में तो आपको पता है ना। पहले अपीलेट जुरिसडिक्शन होता क्या है? अपीलेट का मतलब होता है अपील। अपील कब करते हो? जब आप नीचे कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और आपको अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में कि ये ढंग से देख नहीं रहे हैं हम, मतलब ये चीज़ें ढंग से देख नहीं रहे हो, तो आप अपील करना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट में। सिविल केसेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, टैक्स, मान लो टैक्स आपने नहीं भराया फिर कुछ भी है तो आपके खिलाफ सिविल केस फाइल किया जाएगा। मैरिज या डाइवोर्स का कोई लफड़ा है, ठीक है, मैरिज या डाइवोर्स का कोई लफड़ा है, कोई प्रॉपर्टी का लफड़ा है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सिविल केसेस के तहत आती हैं। क्रिमिनल में क्या आता है? क्रिमिनल में आते के मर्डर आता है, थेफ्ट आता है, ब्राइबरी आते हैं। ये सब जो हैं किस में आते हैं? क्रिमिनल क्राइम के तहत आते हैं। तो बस वही दिया हुआ कि आप इन माटर्स में अपील कर सकते हो। सर्टेन केसेस में क्या है कि जो इन चीज़ सिविल और क्रिमिनल में नहीं है और जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जो मैंने पूछा था कि कौन सा एक और ऐसा चीज़ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है, सिर्फ वही डील कर सकते हैं। दैट इज़ अगर प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट है, उस केस में कोई अगर इलेक्शन डिस्प्यूट है, उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील कर सकता है और सारे कोर्ट को वो हटा सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ से। 135 जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये लिखा हुआ है कि जो संविधान लागू होने से पहले एक कोर्ट जो एग्जिस्ट करती थी, फेडरल कोर्ट जिसको बोलते थे, तो वो जो पावर्स एंजॉय करती थी वो पावर्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही एंजॉय करेगी। ख़त्म। नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको सुन लो और एक कान से सुनो, एक से निकाल दो। 136 स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति। व्हाट इज़ द स्पेशल लीव? आपका केस कहीं पे चल रहा है हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और आपको लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट न्याय नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या, आप उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरह से पिटीशन फाइल करेंगे कि हमें स्पेशल लीव चाहिए। स्पेशल लीव चाहिए का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट से आप गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कंप्लीट जस्टिस एक तरह से नहीं मिल रहा, तो हमें स्पेशल लीव चाहिए, हम इस केस को चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस से डील करे। दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा। इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है। गोलकनाथ केस में उसने बोला कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। केबीसी केशव नंदा भारती केस में बोला कर सकता है। क्या किया उसने? अपने ही ऑर्डर को रिव्यू किया, ठीक है, चेंज किया। अब अगर मान लो कि उसको फिर से चेंज करना है तो क्या फिर से कर सकते? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हायर जजेस बेंच हो। जैसे यहाँ पे अगर 13 जजेस बेंच बैठी थी और हमेशा ऑड नंबर ऑफ जजेस की बेंच बैठती है, सो दैट कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन आ सके, तो इस बार 15 की बैठनी चाहिए, 15, 17, फिर कितने में 13 से ज़्यादा की बैठनी चाहिए। यानी कि अगर डिसीजन को चेंज करना है तो हायर जजेस बेंच बैठनी चाहिए। ये बस बेसिक चीज़ है, पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन ये ध्यान रखना कि 137 में है क्या कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है। 138 एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। सुप्रीम कोर्ट एनलार्ज कर सकता है, बड़ा कर सकता है, ठीक है। कौन? खुद नहीं कर सकता है, ये काम करेगा पार्लियामेंट, यानी कि जो देश का संसद है वो इनके जुरिसडिक्शन के क्षेत्राधिकार को एनलार्ज कर सकता है। और किस टाइप की मेजॉरिटी से करेगा, कल बताया था मैंने आपको, किस टाइप के बहुमत से करेगा। तो ये सिंपल मेजॉरिटी से ही कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एनलार्जमेंट करना है या फिर नंबर ऑफ प्यूसने जजेस यानी कि एक्स्ट्रा जजेस बढ़ाने हैं, तो एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ये पार्लियामेंट करेगा, जो इनकी स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन करता है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी,
ठीक, और इनकी एज वगैरह भी। 139 कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। रिट इशू करने का पावर हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, फंडामेंटल राइट्स में, कि दो कोर्ट्स को होता है, सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट को, सिर्फ इन्हीं को होता है। पहली बात तो ये कि अगर किसी और कोर्ट को ये पावर इशू करनी है तो पार्लियामेंट कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था, वो इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, वो अलग से चीज़ है। लेकिन ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डील करता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पावर्स हैं। और हमने पढ़ा था कि ये 5 रिट्स हैं, 5 तरह की रिट्स हैं। लेकिन अगर किसी कोई और चीज़ को लेकर रिट इशू करनी है, यानी कोई और रिट इशू करवानी है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो काम भी पार्लियामेंट कर सकता है। यानी कि पार्लियामेंट बोल सकता है कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, क्यो वारंटो, इसके अलावा ये रिट में भी, ये वाली भी रिट आप इशू कर सकते हो, तो पार्लियामेंट जो है कर सकता है। वो 139 में लिखा हुआ है। 140 एंसीलियरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, ये एक तरह की लॉ मेकिंग, कानून बनाने की शक्तियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट की। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है, हमें पता है कि जो शेड्यूल नंबर 7 है, 7वीं अनुसूची, उसमें 3 तरह की लिस्ट मेंशन है। उस लिस्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन है कि भाई यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सिर्फ स्टेट का लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में सिर्फ दोनों बना सकते हैं, सिर्फ नहीं दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन ने बना दिया तो उसको प्रिवेल करिएगा। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर कभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई यहाँ पे लॉ की नीड है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट एक तरह से लॉ भी बना सकता है, टेम्पररी टाइप का या फिर परमानेंट टाइप का भी। उसको पार्लियामेंट हाँ वो कर सकता है बाद में चेंज, लेकिन ये लॉ मेकिंग पावर मिला वो सुप्रीम कोर्ट को। यानी एक तरह से ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कोई बताना चाहेगा? ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ये है सेपरेशन ऑफ पावर, जो हमने चीज़ पढ़ी थी। सेपरेशन ऑफ पावर का उल्टा क्या होगा? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा, कि जुडिशरी लेजिस्लेचर के उसमें नहीं घुसेगा, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में नहीं घुसेगा, और वो जुडिशरी में, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में नहीं, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र अधिकार में नहीं घुसेंगे। लेकिन ये तो लॉ मेकिंग पावर किसका होता है? लेजिस्लेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर का उल्टा जो होगा उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा उदाहरण है। बिकॉज अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जो कि यूएसए में है। ठीक। 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। कोई भी लॉ डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर सुनाया, ये देश के सभी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जितनी टाइप की कोर्ट्स हैं सबको मानना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल्स सबको मानना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर किया वो सब पे बाइंडिंग है। याद इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 और 1 ने 4 को बाइंड करके रखा हुआ है इसका आर्टिकल। वैसे तो हम अलग से भी देखेंगे क्या ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है। 142 एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, यानी उच्चतम न्यायालय की डिग्री और आदेशों का प्रवर्तन तथा खोज के आदि में संबंध। सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन मे पास सच डिग्री और मे सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर कभी लगा ऐसा कि इस पर्टिकुलर मैटर में, कोई भी मैटर हो गया, भाई का मैटर होता है ना, तो उस पर्टिकुलर मैटर में मान लो कि कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला है किसी को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो हुई थी, इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी से, जो यूनियन कार्बाइड नाम की जो कंपनी थी, उससे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का रिसाव हुआ था, इतने लोगों की डेथ हुई थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें मतलब सही से न्याय, जो इसमें पीड़ित उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये उसमें आएगा, ठीक है, एकदम शक्तिमान बन के, और इनको न्याय दिलाने के लिए कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक कीवर्ड, दैट इज फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। पूर्ण न्याय करने के लिए अगर उसको लगा कि अगर हमें शक्तिमान बन के आगे आना चाहिए, तो आगे आएगा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है। ये जितनी वर्डिंग्स ये लिखी हुई हैं वो सब पे ज़्यादा फोकस मत करो, बस ये फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बस ध्यान रखो। ठीक है, नहीं कि वो ऑर्डर पास कर सकता है फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। 143 इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, एंड दैट इज पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी हुई है इसमें। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एडवाइस लेने के लिए, घर वाली एडवाइस लेने के लिए नहीं अपनी, कि भाई ठीक है, ये एडवाइस लेने के लिए। कौन सी एडवाइस? 2 मैटर्स में एडवाइस होती है। 2 मैटर्स याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं। 143 सब क्लॉज 1 बोलता है मैटर ऑफ, या फिर मैटर ऑफ
जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। और दूसरा है एनी मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, संविधान से पहले कोई ट्रीटी हुई थी और अब उसको लेके उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है उसमें, तो उस चीज़ को लेके एडवाइस लेने जा सकता है। एक्चुअल इट इज़ द गवर्नमेंट विच टेक्स द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बट वी नो कि एक तरह से प्रेसिडेंट ही रिप्रेजेंटेटिव, एक तरह से एग्जीक्यूटिव का हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट जाता है बट एक्चुअली में वो गवर्नमेंट एडवाइस लेता है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने जाता है। और जो भी एडवाइस मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहीं भी बाइंडिंग आ जाए तो मानना कि वो बाइंडिंग नहीं होगी अनटिल अनलेस कि आपने पढ़ा है एंड यू आर श्योर अबाउट इट। दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पे वो बाध्य नहीं है। और ये थोड़ा सा उच्च लेवल की चीज़ है ठीक है, कि इस केस में जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी वाला जो मैटर है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को एडवाइस देना मैंडेटरी है, बाध्य है, इस केस में बाध्य नहीं है। ये चीज़ समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो स्किप करो। बस इतना ध्यान रखना 143 में सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, दैट इज इसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। क्या बोलते हैं? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जाता है और ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ये दो मैटर्स, और किस पे देना है किस पे नहीं देना है, अगर आप फ्यूचर फर्दर हायर लेवल ऑफ एग्जाम देना चाहते हो तो उसी के लिए बस याद करिएगा, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स। क्लियर? बात समझ में आई? नहीं ना, थोड़ा ऊंचे लेवल की थी ठीक है। तो ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है, ये अमिताभ बच्चन जी के शब्द है ना। 144 सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, नागरिक और न्यायिक प्राधिकारियों का सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। यानी कि जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं भारत में, उस सुप्रीम कोर्ट को उसके काम में सहायता करेंगे। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको कुछ मांगा कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि हमें दो, या फिर किसी ट्रिब्यूनल से, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से कि हमें डॉक्यूमेंट्स पेश, वो कहेगा नहीं देंगे, टाइम नहीं है, एक अपना काम करना ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब एड करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च है भाई, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और ये एक तरह से हमारा गार्जियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं। तो संविधान का ये गार्जियन है, ये हमें ध्यान रखना है। और बस यहाँ से हमारे ख़त्म हो गए सारी चीज़ें। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें ख़त्म, पूरा सुप्रीम कोर्ट ख़त्म। कितने दिन और चलेगी पॉलिटी, ये काफ़ी अच्छा डाउट था। बस इसी डाउट का तो इंतज़ार रहता, कितने दिन और चलेगी, अगला सब्जेक्ट क्या होगा ठीक है। तो ये फ्राइडे तक चलेगी पॉलिटी, है ना। हाँ, तो अब देख लेते हैं ट्रिक क्या है इनको याद करने की, ठीक है। ट्रिक नहीं, ट्रिक, ठीक। तो ट्रिक देखते हैं इसकी क्या है। तो इसकी ट्रिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ लोगों को पता भी होगी आई थिंक, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी। गुरु क्वेश्चंस भी करेंगे, हाई कोर्ट कर लें जल्दी से, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। कोर्स के बाद क्वेश्चंस का सीरीज़ देखना पड़ेगा, जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल करना पड़ेगा, जो पीवाई की सीरीज़ चल रहा अभी नहीं। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी, ठीक है। ये है आर्टिकल नंबर 124, अनुच्छेद 124, या तो यहाँ पे लिख देते हैं 124 आर्टिकल। ये आपका आर्टिकल नंबर 125, ये आर्टिकल नंबर 126, ये आर्टिकल नंबर 127, ये आर्टिकल नंबर 128, ये है आर्टिकल नंबर 129, ये है आर्टिकल नंबर 130, ये आर्टिकल नंबर 131। याद कैसे रखेंगे? सुप्रीम कोर्ट से क्या पढ़ा था, अब ये क्या लिखने की ज़रूरत है ना देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फिर 125 क्या है? एस से है सैलरीज एंड अलाउंसेस दी हुई हैं। और भाई 124 हमें पता है कितना डीप है सर, ठीक है। उसमें फिर क्या दिया हुआ है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है, और इनकी मैक्सिमम एज दी हुई है, कितनी होगी? 65 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज दी हो, है ना, ये सब लोगों ने पढ़ा था। फिर उसमें सब क्लॉज 4 में क्या दिया हुआ था? इनका रिमूवल दिया हुआ था, कि इनको रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। कौन से ग्राउंड में? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के मामले में, ठीक है। देन यहाँ पे दिया हुआ सैलरीज एंड अलाउंसेस, और ओथ भी हमने पढ़ा था। ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? इनको प्रेसिडेंट ही दिलाता है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है ना, देश की संसद डिटरमाइन करती है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। और चार्ज एक्सपेंडिचर से उसको निकाला जाता है, सो दैट देयर सैलरीज कैन नॉट बी वैरीड, ऊपर नीचे ना की जा सके, सो दैट दे इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकें।
इसमें ए से है आपका एक्टिंग जजेस, नॉट एक्टिंग जजेस, एक तरह से पढ़ा था हमने एक्टिंग चीफ जस्टिस कि प्रेसिडेंट अगर चीफ जस्टिस वेकेंट है, एब्सेंट है उसकी सीट, तो किसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे पढ़े थे एडहॉक जजेस की अगर कोरम नहीं है तो सीजेआई उस केस में स्टेप इन करेगा और हाई कोर्ट से कुछ एक्स्ट्रा बुला लेगा प्रेसिडेंट की रिकम उससे लेके, ठीक है। आर से अगर ये ए से एडहॉक हो गया, आर से अगर हम बात करें हैं रिटायर्ड जजेस यानी अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज जो हमने पढ़ा था, ठीक है, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस की भाई अगर कोई रिटायर्ड जज है तो उसको बुला सकता है कुछ टाइम के लिए कोर्ट में, कौन, CGI विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सी से है यहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की सुप्रीम कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन रखता है जो भी उसने रूलिंग्स दी हैं, और वो अपने कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए, अवहेलना के लिए, अपनी मौज के लिए आपको बुलाएगा कोर्ट, ठीक है, बोलेगा आ तो जाओ जरा इधर, मुड़ जाओ जरा पीछे, डंडा निकालिए हमारा। तो जिस तरह से हमारे स्कूल में पिटाई होती थी फिर वैसे ही पिटाई होगी। 130 वाला ये सीट से यहाँ पे सीट सिंपल यानी कि दिल्ली विल बी द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और अगर जरा जल्दी से बताइए कि अगर कोई और जगह को सीट डिक्लेयर करना है तो वो कौन करेगा, और ऑफर के यहाँ से ओ को उठाना है और ये हो जाएगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मूल क्षेत्राधिकार, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि लड़ाइयाँ जो हैं सेंटर और स्टेट्स की वो डील होती है, इट इज़ एक्सक्लूसिव। सीट अगर किसी और को डिक्लेयर करना है मतलब कोई और प्लेस को डिक्लेयर करना है वो CGI कर सकता है विद दी कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सर इसके बाद वाले के लिए मेरे पास ट्रिक नहीं है, इसके लिए हम वैसे याद करेंगे। कैसे, देखिए 132, 133, 134 ये तो एक ही चीज़ की बात कर रहे थे, दैट वाज अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपलेट जुरिस्डिक्शन। तो क्या इसके लिए भी आपको चाहिए क्या? चाहिए क्या? नहीं चाहिए होगी, क्यों? क्योंकि 132 में एपलेट जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस, वो पूछता भी नहीं उतना ज़्यादा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो 135 में क्या दिया हुआ था, 135 में दिया हुआ था कि जुरिस्डिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एनी अदर मैटर, वो सब या इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाले वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इसके बाद ज़्यादा उतने इंपॉर्टेंट वाले थे नहीं। 131 ध्यान रखना है, और 132, 33, 34 में एपलेट जुरिस्डिक्शन है, वो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 129 तो हो गया ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 140 ध्यान रखना जिसमें कि एंसीलियरी पावर्स हैं, बिकॉज आई थिंक CPO में पूछा गया था अभी 2023 में, एंसीलियरी पावर्स यानी लॉ मेकिंग पावर दी हुई है। 141 क्या बोलता है, बाइंडिंग, एक और एक ने 4 को बाइंड कर रखा है, यानी कि कोई भी लॉ डिक्री पास किया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, तो सारे कोर्ट्स जो इंडिया में हैं उन पे बाइंडिंग होगा। तो बस बाइंडिंग याद रखना, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। 142 कंप्लीट जस्टिस, ये कीवर्ड जो मैंने आपको सिखाया था कि बस कंप्लीट जस्टिस याद रखना है, और जब कंप्लीट जस्टिस आपको याद होगा तो अपने आप वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताई हैं। कि अगर कोई भी ऐसा कोई चीज़ हुआ है, कोई मैटर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसमें कंप्लीट जस्टिस नहीं इंश्योर किया गया है, तो वो स्टेप इन कर सकता है और कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। 143 में क्या था, इसमें था एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि सलाहकारी क्षेत्र अधिकार, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक, और वो बाइंडिंग नहीं हुई एडवाइस। और आखिरी वैसे तो 147 तक बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में, 144 तक ही हमें याद करना है, 45, 46, 47 याद करने की ज़रूरत नहीं है। 144 बोलता है कि जितने भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं सब उनकी एड में, उनकी एक तरह से एड में एक्ट करेंगी, यानी कि ऐसे याद कर लो, एक ही तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, 4 हाई कोर्ट हैं, 4 हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ये सब क्या करेंगे, इस एक को क्या करेंगे, इसको एड करेंगे, इसकी सहायता करेंगे, इस तरह से याद कर सकते हैं। 141 वाला आपको याद ही हो गया, 144 इस तरह से याद कर सकते हैं, और 143 बस आपको एक्स्ट्रा याद करना है, बाकी तो सब याद ही हो गए। क्लियर? हाई कोर्ट की तरफ बढ़े अभी, बताइए। तो बढ़ते हैं अभी सर्वोच्च न्यायालय देख ले, उच्च न्यायालय की ओर बढ़ते हैं, हाई कोर्ट। और ये अभी आपको तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्या बफरिंग हो रही क्या। सुप्रीम कोर्ट सर अपना वर्डिक्ट चेंज करता है तो क्या पहला वाला केस वो हार जाएगा क्या? कौन केस हार जाएगा, समझे नहीं, कौन केस हार जाएगा आप कहीं, मतलब ये शायद आई थिंक पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ मैं सुप्रीम कोर्ट में गया फॉर एग्जांपल, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो चीज़ बोला वो मैं मेरे फेवर में बोल दिया, ठीक है। फिर आज से 10 साल 20 साल बाद कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी चीज़ बोली जो उस चीज़ को निगेट करता है, तो वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई वो हो जाएगा। हाँ, अगर उस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट वो मेंशन करता है कि जो आज से 10 साल पहले ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने और वो सही नहीं था और मुझे मतलब इस तरह से जस्टिस मिलना चाहिए फिर किसी को भी, तो वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको पिन पॉइंट करके बोल सकता है, फिर मुझे हो सकता है मुआवजा वगैरह ये सारी चीज़ें मिलें,
ठीक है। जैसे कि आपने सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना होगा, जो बीजेपी से सांसद है, ठीक है। एंसिलरी पावर मिसेस मेहरा, इसका मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग का जो पावर होता है वो लेजिस्लेचर के पास होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी एक ऑल्टरनेट विंडो दे दी गई है कि अगर आपको लगे कि पार्लियामेंट ढंग से किसी चीज़ पे लॉ नहीं बना रहा है, इस चीज़ पे लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आप भी लॉ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, क्लियर है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का आपने नाम सुना होगा, तो वो क्या था, आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर थे वो पहले, ठीक है, आईआईटी दिल्ली में। तो हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उनसे मतलब उन्होंने हटा दिया, इनको नाकाफा थी, ठीक है। तो जब इनको हटा दिया तो मतलब इलॉजिकल रीजंस पर हटा दिया गया। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, कि आई थिंक दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने एक तरह से वो फाइल किया कि भाई ये क्या है, किस मैटर्स पे। फिर बहुत दिनों बाद इसका जजमेंट आया, बहुत दिनों बाद जजमेंट आया। और जब जजमेंट आया तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि जितना इस टाइम का सैलरी था इनका, विद इन्फ्लेशन सब कुछ दिया जाना चाहिए इनको, ठीक है। तो ये मतलब जो सुब्रमण्यम स्वामी काफ़ी बार कोर्ट भी इस चीज़ को करते रहते हैं अपने जो स्पीचेस होती हैं कि देखो, अगर आप सच का साथ दोगे, ठीक है, और अन्याय के खिलाफ लड़ोगे, तो अब मतलब उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन करी कि देखो मुझे पूरी सैलरी भी मिली और मुझे काम भी कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि प्रोफेसर तो अब थे ही नहीं ना, हटा दिया था उनको। तो पूरी उन्होंने सैलरी उठाई, पूरी सैलरी उठाई विदाउट डूइंग एनी वर्क, ठीक है। लेकिन गलती उनकी थोड़ी नहीं थी, गलती तो उनकी जिसने हटाया उनकी थी, सिंपल, ठीक है। तो अब आते हैं हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो पार्ट नंबर 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नंबर 6 में दी हुआ है ये, ठीक है, पार्ट नंबर 6 में है। एंड आर्टिकल्स अगर बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 214 से लेकर 231 तक ये डील करते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जिनको हम बोलते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें देश का पहला हाई कोर्ट, फर्स्ट हाई कोर्ट, ये कौन सा था, इट वॉज कैलकाटा हाई कोर्ट। कब, 1862 में, 1862 में। इन द ईयर 1862 ओनली ही बॉम्बे और मद्रास के भी सेटअप हुए थे, लेकिन पहला पूछेगा तो कैलकाटा हुआ था, बिकॉज कैलकाटा पहले हुआ था। जैसे हमने पढ़ा है हिस्ट्री में कि होम रूल लीग एसोसिएशन दोनों ने बनाई थी, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोगों ने बनाई थी। लेकिन अगर पूछे पहले किसका बना था तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एंड मद्रास का। ये तीनों 1862 में सेटअप हुई थी। एंड देन सेटअप हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में। इलाहाबाद का हाई कोर्ट सेटअप हुआ था 1866 में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके जो आर्टिकल्स एक एक करके। बहुत ज़्यादा हमें डीप में पढ़ना नहीं है बिकॉज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें पता ही होना चाहिए। आर्टिकल 240 बोलता है, 214 क्या बोलेगा, देयर शैल बी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, सिंपल। जिस तरह 124 बोल रहा था देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, से आर्टिकल 214 बोलेगा देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, सिंपल, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच एंड एवरी स्टेट। हर राज्य का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर राज्य का ही हो, अभी हम देखेंगे कॉमन भी हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 215 की अगर हम बात करें तो इट मेंशन हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभी आपको जानने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि व्हाट इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी इसने भी जो ऑर्डर पास किया है, डिक्री पास किया है, तो उसको एज अ रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा फॉर द फर्दर जजमेंट्स। आर्टिकल नंबर 216 इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनके किस तरह से इनका कॉम्पोजिशन की बात करता है कि किस तरह इनका गठन किया जाएगा, इसमें कौन कौन होगा। तो इसमें एक CJI होगा, CJ नॉट आई, मतलब चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। उसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए बोल देते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले को, बिकॉज एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना। तो चीफ जस्टिस होगा प्लस सच अदर जजेस, ध्यान से देखना भी यहाँ पे, सच अदर जजेस एज पार्लियामेंट में डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट में डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसको अब हटा दो यहाँ से, कर लो यहाँ पे प्रेसिडेंट। तो फिर मैंने ये लिखा क्यों था यहाँ पार्लियामेंट, इसलिए ताकि तुम्हारे भेजे में ये चीज़ एकदम अभी छप जाए कि पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के केस में वहाँ के डिसाइड करता है कैसे कॉम्पोजिशन होगा, स्ट्रेंथ बढ़ानी नहीं बढ़ानी। हाई कोर्ट के केस में राष्ट्रपति दैट इज़ प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। और यहाँ पर जब लिख के आ जाएगा ना तो आपको सच्ची बता रहा हूँ समझ आएगा नहीं, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ को काट के ना लिखता आपको लगता हाँ ठीक है पार्लियामेंट पढ़ाया तो था, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से इसको कन्फ्यूज़ कर जाते। लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट है, ध्यान रखना, वहाँ पे पार्लियामेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट। कोई भी क्वेश्चन होगा एज को लेके कि भाई 65 होगी 62 होगी, वो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है हाई कोर्ट के केस में, और सुप्रीम कोर्ट के केस में पार्लियामेंट, क्लियर। आर्टिकल नंबर 217 217 की अगर बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में। तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा, तो अपॉइंटमेंट यहाँ पे करेगा देश का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट, वो अपॉइंटमेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगेन कैसे करेगा,
कॉलेजियम की रिकमेंडेशन लेगा, और कॉलेजियम वाला सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, 99th अमेंडमेंट एंड द फोर्थ जजेस केस, जिसमें कि 99th अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, एनजेएसी को खत्म कर दिया गया था, कॉलेजियम को फिर से ले आया गया था, ठीक है। ये 217 में अपॉइंटमेंट लिखा है। देन 271 सब क्लॉज ए में अगर बात करें तो इसमें रेजिग्नेशन लिखा हुआ कि किसको रिजाइन करेंगे, बताइए। अच्छा, किसको रिजाइन करेंगे, ये प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को? तो ध्यान रखना, ये रिज़ाइन करेंगे प्रेसिडेंट को ही लिख के, क्योंकि उन्हीं उसी ने उनको अपॉइंट किया है, तो रेजिग्नेशन भी अपना उन्हीं को ऑफर करेंगे। फिर इसमें लिखा हुआ सब क्लॉज बी में इनके रिमूवल के बारे में, कौन हटाएगा, हटाएगा इनको, कुछ नहीं, इसमें लिखा हुआ सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे इसको भी हटाया जाएगा, और पूरा प्रोसीजर हम देख चुके हैं। प्रेसिडेंट हटाता है, रिमूवल का ऐसा नहीं हटा देगा जब मनाएगा, रिमूवल का रेजोल्यूशन पहले पार्लियामेंट ऑथोराइज करेगा प्रेसिडेंट को, तभी प्रेसिडेंट हटाएगा। कैसे ऑथोराइज करेगा? रेजोल्यूशन आएगा, रेजोल्यूशन लोकसभा में आता है तो 100 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए पहले, राज्यसभा में आता है 50 मेंबर का। पूरा प्रोसीजर सब कुछ जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में मैंशनड है। ये 3 मेंबर की कमेटी बनेगी, देन स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेज में, तब प्रेसिडेंट जो है फर्दर ठप्पा लगा के उसको हटा देगा। तो सेम है दोनों में, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट के जज में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाला कल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये चीज़ और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बिल्कुल सेम ही है। 217 का जो क्लॉज 1 था उसमें अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, रिमूवल पढ़ ली हमने, ठीक है। इसका जो क्लॉज 2 है 217 का, उसमें लिखा हुआ है इनकी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होगी? जैसे वहाँ पे देखे तो क्वालिफिकेशन क्या थी, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होना चाहिए। और क्या पढ़े थे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाले में कि 5 साल है तो जज रहा हो हाई कोर्ट में, या 10 साल एडवोकेट रहा हो, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। यहाँ पे भी वही है कि शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस, एक कोई जुडिशियल ऑफिस उसने होल्ड किया हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल के लिए उसने कोई जुडिशियल ऑफिस को होल्ड किया हो। जुडिशियल ऑफिस मतलब जैसे कि हाई कोर्ट में भी हो सकता है, ठीक है, कोई एडवोकेट रहा हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 10 साल कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, या फिर हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 और मोर ईयर्स, फॉर 10 और मोर ईयर्स। ये अगेन और है, मतलब या तो ये या तो ये। सर तीसरा वाला आप लिखना भूल गए, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ना 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 ना, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस में होता है कि राष्ट्रपति की नज़रों में जुडिशरी की या फिर लॉ की नॉलेज रखने वाला ये बहुत अच्छा बंदा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज बना देता है प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। क्लियर? तो ये डिस्टिंक्शन है या फिर डिफरेंस है उन दोनों के क्वालिफिकेशंस के बीच में। अब आते हैं 218 पे। 218 क्या बोलता है? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस मैं क्योंकि ऑर्डर में चल रहे हैं तो इसलिए लिख दिया मैंने, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। 219 पे आइए, दैट टॉक्स अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ओथ, और इसकी भी मैं अभी आपको टिरिक बता दूंगा, ठीक है, तो वो भी आप याद कर लेना अगर याद करने में दिक्कत हो तो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। तो ओथ एंड अफर्मेशन ये आर्टिकल 219 में दिया हुआ है, कौन दिलाता है ये इंपॉर्टेंट है। कौन दिलाएगा जरा बताइए, गेस करिए कौन दिलाएगा, पहले आप गेस करिए। अगर आप गलत भी करेंगे तो आप मतलब ये है कि आपको अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। देखता हूँ कितने लोग सही गेस करते हैं। प्रेसिडेंट, अच्छा, गवर्नर, जिन लोगों ने प्रेसिडेंट लिखा है वो गलत है, जिन लोगों ने गवर्नर लिखा है वो सही है, ठीक है। तो राज्यपाल जो है गवर्नर, वो ओथ दिलाता है इसको, किसको? हाई कोर्ट का जो जज होता है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, ये लोग रेजिग्नेशन उसी को देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, रिमूव भी प्रेसिडेंट करेगा। बस गवर्नर ओथ दिलाने के लिए आता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने बोला कि यार देखो हमने तुमको ओथ दिलाई थी ना, तुम हमको भी ओथ दिलवा दो, क्योंकि गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही तो ओथ दिलाता है, ये तो पढ़े थे, तो गवर्नर उनको दिला देता है। 220 में आते हैं, अनुच्छेद नंबर 220 में आते हैं, एंड दैट टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शंस। कौन सी रेस्ट्रिक्शंस? रेस्ट्रिक्शंस वही जो हमने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए पढ़ी थी। क्या? कि आप रिटायरमेंट के बाद एज अ परमानेंट जज आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्ट में सर्व नहीं कर सकते हैं, आप नहीं वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी। 221
सैलरी वगैरह मेंशन है। ध्यान रखना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनकी सैलरी निकलती है स्टेट के फंड से, लेकिन जो पेंशन निकलती है वो इंडिया के फंड से निकलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसके पीछे का लॉजिक वही है जो गवर्नर वाले में था। जैसे सॉरी, तो जैसे कि हमने ये देखा क्या था, हम जानते हैं कि जैसे मान लो कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी है, ठीक है, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में, ऐसे करके वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो जब पेंशन की बात आएगी तो कौन सा स्टेट पेंशन देगा उसको, तो इसलिए इंडिया ने इसका चार्ज ले रखा है, ठीक है, मतलब यूनियन ने। 222 पे आता है, 222 पे, दैट टॉक्स अबाउट ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस, अब वहाँ पे ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट वाले में। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ ट्रांसफ़र तो पॉसिबल ही नहीं है, देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो ट्रांसफ़र कहाँ करोगे। यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफ़र होता है, और वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है कॉलेजियम की एडवाइस लेके। अब इस कॉलेजियम में थोड़ा सा बढ़ जाता है, जब आप एक जज का ट्रांसफ़र कर रहे हो एक हाई कोर्ट और एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट उस केस में वहाँ के चीफ जस्टिस की एडवाइस ले लेता है, वहाँ के राज्यपाल की भी एडवाइस लेता है, वहाँ के गवर्नर की भी एडवाइस लेता है, ठीक है। तो बस तो कॉलेजियम थोड़ा बढ़ जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे, वो इस गवर्नर की भी एडवाइस लेता है इस केस में, ठीक है। और अगर मतलब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट नहीं है, बिकॉज अगर आप चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर रहे हो तो भैया चीफ जस्टिस की थोड़ी ना कंसल्टेशन ले लोगे। अगर किसी अदर जजेस की अपॉइंटमेंट ट्रांसफर हो रहा है देन उसकी आप लोग एडवाइस, ठीक है। 223 की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे वहाँ पे देखे थे, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस वहाँ किस में देखे थे? वहाँ पे देखे थे हम 126 में, अनुच्छेद 126 में, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। 224 में अगर बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, जैसे वहाँ पे देखा था आर्टिकल 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, कुछ और आप जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। देन 225 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट को बढ़ाया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार ऑफ हाई कोर्ट को कौन बढ़ा सकता है? देश का जो संसद है पार्लियामेंट, ठीक है। देन आते हैं 226 में, ठीक है, देन आते हैं 226 में, 226 में। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट वाली बता दूंगा कि ये आपको बस एकदम रटा ही होने चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रिट इशू के बारे में बात करता है कि 5 तरह की रिट इशू करता है कौन? हाई कोर्ट। 32 का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट और 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट ये रिट इशू करता है। अब बस आखिरी के 3 आर्टिकल पे आ जाते हैं, ये 3 थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डील करता है पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स, मतलब जो भी कोर्ट हैं हाई कोर्ट के नीचे, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो भी ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसके उसमें पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट है, उनको एक तरह से वो सारी इसके अंडर में फंक्शन करेंगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। 228 नहीं पढ़ना, 229 नहीं पढ़ना, 230 पे आइए सीधे आप, ठीक है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट टॉक्स अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन of high court to union territories. And 231, the last article, is extension of jurisdiction of high court to 2 or more states. पहली बात तो ये है कि ये दोनों काम करता है पार्लियामेंट, लेकिन ये काम है क्या? ये काम ये है कि अगर कोई एक हाई कोर्ट है, ठीक है, और कोई एक यूनियन टेरिटरी है उसके बगल आसपास में ही, उस यूनियन टेरिटरी में भाई हाई कोर्ट अलग से तो सेटअप किया नहीं जाएगा क्योंकि उसके काफ़ी खर्चे होते हैं, तो इसलिए ये बोला जाएगा कि भाई इस यूटी तक भी आपका जुरिस्डिक्शन है, ये वहाँ के उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट को बोला जाएगा कि इस यूटी का भी ज़रा काम देख लीजिएगा। कौन बोलेगा? पार्लियामेंट इनके जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। एंड अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य के लिए भी कॉमन हाई कोर्ट सेटअप किया जा सकता है, और इन प्रोविजंस को ऐड किया गया था 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956, जो कि मैंने आपको गवर्नर पढ़ाते वक्त भी बताया था कि एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों के लिए राज्यपाल के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि ये शेयरिंग की बात कर रहा है 7th अमेंडमेंट की, भाई गवर्नर भी शेयर हो सकता है स्टेट्स के बीच में और हाई कोर्ट भी शेयर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बट बिफोर दैट, ये चलो पहले तो एक्स्ट्रा इन्फो में ये एक चीज़ ऐड कर दूँ मैं कि दिल्ली इज़ दी ओनली यूटी, दिल्ली इज़ दी ओनली यूनियन टेरिटरी, इज़ द ओनली यूनियन टेरिटरी विद अ हाई कोर्ट, एकमात्र यूनियन टेरिटरी है, ये संघ शासित प्रदेश है जहाँ पे एक उच्च न्यायालय है।
ये है यहाँ पे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे अरेबियन, क्या मैंने बोल दिया, ये अरेबियन सी अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, और ये बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब क्योंकि ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे तो इसको हटा देते हैं ठीक है, इसका तो कुछ काम है नहीं। तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि लक्षद्वीप जो है अपना हाई कोर्ट, उसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ये मद्रास जो ये सॉरी ये बोलो मद्रास बोलो, ये जो केरल का जो कोची हाई कोर्ट है, कोची में हाई कोर्ट है, वहाँ पे एक तरह से इसका हाई कोर्ट लगता है। एंड इसी तरह ये जो आपका अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और ये है लक्षद्वीप, जहाँ पे आपको जाना चाहिए, ना कि मालदीव्स में, है कि नहीं। तो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट लगेगा यहाँ पे तमिलनाडु, है ना, बिल्कुल गलत ये हाई कोर्ट ध्यान रखना, ऐसे मत रिलेट कर देना कि लक्षद्वीप का यहाँ लगता है अंडमान निकोबार का यहाँ लग जाएगा, क्योंकि ये बगल में दिख रहा है आपको, ये ऊपर जाएगा सीधे, कहाँ पे, ये जाएगा सीधे कैलकाटा के पास, और ये अपना जो हाई कोर्ट है वो कैलकाटा हाई कोर्ट से शेयर करेगा। यहाँ पे क्या है, कोच्चि में केरल का हाई कोर्ट है। ऐसे ही यहाँ पे आपको पता है कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में छोटू सा हमारा गोवा स्टेट है, यहाँ पे यूटीज़ हैं, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव। इन तीनों का, महाराष्ट्र का खुद का, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव खुद का, और उनका गोवा का, इन सब का बदला लेगा तेरा फैसल नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र इन सब का न्याय करेगा कौन, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से हाई कोर्ट शेयर हो सकता है। जैसे यहाँ पे पुडुचेरी है, ठीक है, तो जो पुडुचेरी है वो, या फिर पौंडीचेरी भी जिसको बोलते हैं, तो वो अपना हाई कोर्ट तमिलनाडु का जो हाई कोर्ट है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, उससे अपना हाई कोर्ट शेयर करता है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। जल्दी से सर चलिए, तब तक मैं आपको, तब तक पूछेंगे, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि एक्स्ट्रा इन्फो में, तो एक्स्ट्रा इन्फो में तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि ये चीज़ तो मैंने बता दी ना कि सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, फर्स्ट फीमेल जज कौन थी, तो ये थी हमारी कौन, फातिमा बीवी। बट आज तक हमने फातिमा बीवी, आज तक कोई चीफ जस्टिस नहीं बना है भारत का कोई विमेन, ठीक है। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देख लेते हैं, वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ही वॉज हीरा लाल जय किशन दास कनिया, इन शॉर्ट HJ कनिया, हीरा लाल जय किशन दास कनिया, ठीक है। और एक आई थिंक दूसरे वाले कुछ पतंजलि करके उनका नाम था, लेकिन वो हमें पता, चलो लिख देता हूँ मैं, इन शॉर्ट अगर कभी पूछे आपसे दूसरे वाले, ठीक है, तो पतंजलि ध्यान रखना, ठीक है, पतंजलि सेकेंड CGI। वैसे तो पूरा नाम कुछ था पतंजलि शास्त्री करके, लेकिन पूरा तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ध्यान रखना उस पतंजलि से याद रखना, ठीक है, पतंजलि। देन तीसरी चीज़ है कि फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कोई महिला बनी हो, लीला सेठ, दिल्ली हाई कोर्ट की, ठीक है, लीला सेठ, सॉरी ये दिल्ली की नहीं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिमाचल की बनी थी जब, ठीक है, हिमाचल की, वो दिल्ली की वो थी जो हमारी पहली विमेन जज बनी थी हाई कोर्ट की। ये चीफ जस्टिस की बात हो रही है, चीफ आप समझ गया ना, जज ऑफ हाई कोर्ट, ये बनी थी एना चैंडी, ठीक है, तो ये दिल्ली की बनी थी। और जो आप विक्रम सेठ करके जब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, तो वहाँ देखेंगे ऑथर हैं विक्रम सेठ, जैसे उन्होंने एक किताब लिखी है अ सूटेबल बॉय, वो इन्हीं के बेटे हैं, लीला सेठ के, विक्रम सेठ, जिनकी हमें बुक पढ़नी है एक अ सूटेबल बॉय करके। ध्यान रखना, सूटेबल बॉय अनसूटेबल बॉय अलग अलग किताबें हैं। अनसूटेबल बॉय लिखी करण जौहर ने, ठीक है, जो कि अनसूटेबल है, और सूटेबल बॉय विक्रम सेठ जी ने, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी होती हैं चीज़ें ख़त्म। अब करेंगे हम जल्दी जल्दी फटाफट हम खोलेंगे क्वेश्चंस को अभी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गाने वाने सुनाई दे रहे हैं क्या तुम लोग को बैक एंड में कुछ ऐसा सुनाई दे रहा बैकग्राउंड में? द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कहाँ पे हुआ था, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, जिसका भी पेपर है कल तो बता देना सर, वेबसाइट पे प्राइवेसी एरर आ रहा है। हाँ सुबह से आ रहा है, उसको सही करवा, मैंने बोल दिया, ठीक है। तो हाँ, तो जिसका भी यार कल पेपर है कल से, तो प्लीज़ IB का 88408840286735 इसमें जो है आप भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, ज़रूर भेजिएगा, ठीक है, ओनली व्हाट्सएप।
दोनों हाउसेज से व्लादिमीर पिंटू पूछे हैं क्या रिमूवल ऑफ जजेस को दोनों हाउसेज से कराना पड़ता है, फिर एक से ही काम चल जाता है? नहीं, एक से नहीं चलेगा काम, दोनों से करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, श्वेता, सुदीप्ता, पुनीत, सबका सही है। 28 जनवरी 2050 में इनॉग्रल सेशन, लेकिन सेटअप हुआ था 26 जनवरी को, बट इनॉग्रल सेशन 28 जनवरी को हुआ था। एंड विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट सुप्रीम कोर्ट, अच्छा बताइए, लोकसभा और राज्यसभा का पहला सेशन कब हुआ था? इनके हिंदी नेम्स अडॉप्ट किए गए थे 1954 में, और इनॉग्रल सेशन कब हुआ था ये बताइए, पहला सेशन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कौन सा आर्टिकल है? तो हमने पढ़ा था 124 से लेकर 147, वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले तो यही चेक कर लिया करो कि 124 से लेकर 147 के बीच में है कि नहीं है। नहीं है तो एलिमिनेट कर दो, ठीक है। 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। यहाँ पे सही आंसर होगा 129 विच मेंशन सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 126 की बात करें, एक्टिंग जजेस की बात करता है। 1956 ट्रिक बताना भूल, ओ हो ट्रिक बताना भूल गए, ठीक है। तो चलो पहले ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद जो है आते हैं। वही मैं सोचूँ ये स्लाइड खाली क्यों छूट रही है। मेरा जो गणित है ना वो काफ़ी तेज़ है, तुम लोगों को लगता है सिर्फ जी के ही, मतलब गणित ही बहुत तेज़ है मेरा देख सकते हो मैंने मतलब एक मुझे लग रहा था कि कुछ तो है गड़बड़ दया, ठीक है। तब याद कैसे रखना, ये हाई कोर्ट के आर्टिकल्स की, वो मैंने सुप्रीम कोर्ट का तो बता दिया था, तो हाई कोर्ट का मैं बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी से। एंड दैट इज़, मैं जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ, बीच में वो छोड़ के आया, बिकॉज मुझे पता है लास्ट आते आते तक कुछ लोग क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर बोलेंगे सर हमारा हुआ नहीं, क्लास को पब्लिक कर दो, ये वो, तो इससे अच्छा भी मैं करवाता। तो NHRC आओ जरा आओ, कहाँ पे बुला रहे हो NHRC को? तो आपने बोला आओ NHRC, रेस्ट करते हैं साथ में। कुछ तो गड़बड़ है दया तो N से कुछ नहीं है, बस ये NHRC बनाने के लिए इसको रखा था। ये है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट, ये है आर्टिकल नंबर 214, ये है आर्टिकल नंबर 215, ये आर्टिकल 216, ये आर्टिकल 217 2017, ये है 218, ये है 219, ठीक है, ये है 220, ये है 221, ये है 222, ये है 223, ठीक। तो इसमें 214, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 214, क्योंकि मैंने बोला उससे कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ 214 इससे कुछ नहीं है। 215, 216, 217, 218, 219, ठीक है, 220, 221, 222, ठीक है। आर से यहाँ पे क्या है, आर से है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जो हाई कोर्ट है टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो आर से रिकॉर्ड हो गया। सी से हो जाएगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, किस तरह से इनका संगठन वगैरह होगा, किसी चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ए से यहाँ पे अपॉइंटमेंट 215 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 216 रुको 216 आप छोड़ सकते हो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट, आई थिंक मैंने ये नहीं बताया था ना आपको 216, एक सेकेंड, 215 क्या कर दिया अरे मैंने समझ तो तुम लोग गए हो गए ना, जो मैंने कर दिया, मुझे लगा ऊपर वाला एन है, मैंने नोटिस नहीं किया। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी जल्दी नहीं करना चाहिए ज़्यादा, है ना। मुझे क्वेश्चंस करवाने की इतनी जल्दी थी कि उस चक्कर में जो पहले सही लिखा था उसको गलत कर दिया, ठीक है। ये पहले वाला ही सही था, मतलब कि ये आपका हाई कोर्ट होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वही मैं सोचूं कि ट्रिक फिट बैठ क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो हाई कोर्ट के सेटअप की बात करता है, देन ये बोलेगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, देन 215 214 में हाई कोर्ट, 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 216 में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, 217 में बात करेगा अपॉइंटमेंट की, ठीक है। अपॉइंटमेंट की, इनकी नियुक्ति की बात होगी, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। देन अगर बात करें 218 में, तो 218 में क्या दिया हुआ था इनका, एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है, एप्लीकेशन, या तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। 219 में दिया हुआ है, ओ से हो जाएगा ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ, कौन दिलाता है शपथ, जल्दी से बताइए। एंड देन यहाँ पे 220 है ना, 220 में क्या दिया हुआ था, रिस्ट्रिक्शन, आर से रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि ये लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं एक बार हटने के बाद। ई से यहाँ पे क्या है, 221 है ना, तो 221 में क्या दिया हुआ था, एमोल्यूमेंट्स, यानी कि सैलरी दी हुई थी, यानी भत्ता दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। देन 222 से अगर हम बात करें, नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, रुको 221 सैलरी तो 221 में दिया हुआ ना, तो या तो इसको कुछ भी कर लो, या तो इसको इमोल्यूमेंट बना लो, सैलरी कर लो, या फिर इसको हटा लो और इससे कुछ नहीं होगा, और 221 इसमें कर लो, क्योंकि इसमें से आपको या तो ई या तो एस को हटाना पड़ेगा, इसको ऐसे कर लो। तो ये क्या बात करेगा, सैलरी की,
ठीक है, तो ई आपको हटाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड देन टी से बात करेगा यहाँ पे 222 में क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस था, ठीक है। और जो ट्रिक है वो यहीं तक है, बाकी के मैंने आपको बताया था, बाकी के वो 230 आर्टिकल और 231 ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं बीच के, कि मतलब यूनियन टेरिटरी में जो जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है ये पार्लियामेंट कर सकता है, और ये है कि स्टेट में जो जुरिसडिक्शन को एक्सटेंड किया जा सकता है ये आर्टिकल 231 में है, बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है बीच के, ठीक है। चलिए, और बाकी तो उतने ज़्यादा इसके हाई कोर्ट के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सुप्रीम कोर्ट के याद कर लेना, जो अभी हम देखेंगे, जो PYQs करेंगे तो उसमें खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको अभी। तो सुप्रीम कोर्ट पे पहले फोकस करना याद करने की, हाई कोर्ट के उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बाद में फोकस करना, ठीक है। चलिए, तो थर्ड नंबर है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अफर्म्स द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाई अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। बताइए, तो ये आई थिंक सबको ही आंसर कर सकता है बहुत आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यार, इस पे इसको लेके ना थोड़ा सा डिस्प्यूटेड चीज़ है। नमन पूछ रहे हैं सर, अगर प्रेसिडेंट 124(3)(c के हिसाब से अपने मन का जज अपॉइंट कर दे तो कॉलेजियम तो बेकार हो जाएगा। देखो, इसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है। इट इज़ नॉट लाइक अ परफेक्ट लाइन कि अगर इसने जरा सा एक जज का वो नहीं लिया कंसिडरेशन तो ख़त्म हो जाएगा और लड़ाई, क्योंकि थोड़ा सा जुडिशरी भी कभी कभी रिस्पेक्ट करती है, मतलब लेजिस्लेचर की तुरंत लड़ाई मोल नहीं ले लेती है। लेजिस्लेचर भी कभी कभी जुडिशरी की रिस्पेक्ट करती है कि भाई अगर मान लो कि कुछ लॉ बनाया कोर्ट, मतलब लेजिस्लेचर ने, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जैसे कि हमने पढ़ा 99th अमेंडमेंट को 4th जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, असंवैधानिक। तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट एकदम 1 on 1 उतर जाएगा कि तुमने कैसे कर दिया और ये वो, ठीक है। तो क्योंकि इतनी भी फाइन लाइनिंग नहीं है, चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड हैं, तभी भाई जो लोग थोड़े से एडवोकेट वगैरह होते हैं उनको, है ना, हरा पाना मुश्किल है। वो एक क्रिमिनल को भी, जो गिल्टी होता है, क्रिमिनल होता है, उसको भी एक निर्दोष पेश कर देते हैं, होता है ना, आपने टीवी में भी देखा होगा, और जो निर्दोष नहीं होता उसको दोषी प्रूव कर देते हैं। तो बहुत सब्जेक्टिव होती हैं चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उतना डीप में आपको जाना नहीं है। तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कौन सा होगा, आर्टिकल 32, रिट इशू करने का पावर। विच ऑफ द आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंसिलरी पावर्स, देखिए CGL 2023 में पूछा गया, CPM तो पूछा ही गया। तो पहली बात तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज अभी मैंने बताया 124 से लेकर 147 के बीच में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो इसको हम तुरंत ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। और अब बचते हैं ये, तो ये बात करता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ प्रेसिडेंट एडवाइस लेने जाता है, तो ये तो नहीं होगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, 140, ठीक है। 140 में दी हुई एंसिलरी पावर्स, जिनको हम लॉ मेकिंग पावर्स बोलते हैं। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजंस फॉर एंसिलरी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन प्रोविजन बना सकता है एंसिलरी पावर्स को लेके, तो इनको लेके कोई भी काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, सिंपल। प्रेसिडेंट आता है हाई कोर्ट में कि उनकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा, और भी कुछ चीज़ें करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आपको आई थिंक एक चीज़ तो अभी मैं बता दूं क्या, चलो अभी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो थोड़ी सी चीज़ मिस हो गई, एक चीज़ बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन द एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे 4 हाई कोर्ट 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलकर सहायता करेंगे, ठीक है। तो भी थोड़ी सी चीज़ मुझे आपको बतानी है, ठीक है, तो कोई अभी छोड़ के जाएगा नहीं लेक्चर को, सुप्रीम कोर्ट वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 144 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये बताइए आर्टिकल नंबर 44 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 40 में क्या दिया हुआ है। और देखिए इनको तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, क्योंकि 124 और 147 के बीच में है ही नहीं, ठीक है, सिंपल। सेवेंथ, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। खुद का जो जजमेंट है उसको रिव्यू कर सकता है, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। 135, 136, 137 या फिर 138। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ, कि 44 जो है वो किसकी बात करता है, ये मैंने पूछा था ना। 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ठीक है, यानी कि समान आचार संहिता। और इसका सही आंसर क्या होगा, रिव्यू कर सकता है खुद के जजमेंट को। आर्टिकल 137, 136 किसकी बात करता है, स्पेशल लीव की बात करता है। 135 किसकी बात करता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो फेडरल कोर्ट रहा करता था उसकी पावर्स, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आंसर ये होगा, क्लियर। और इसमें हुआ लिखा हुआ एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन का न्यायाधिकार कौन बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट। आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बर्डन फील नहीं करना कि 135, 36, 37, 38 कितना एक सारा याद करना है, इतना सारा याद नहीं करना है आपको, ठीक है। ये मैंने जो बताया था बस उसको सुन लेना है, उसमें जो चीज़ लिखी। इंपॉर्टेंट कौन से मैं फिर से बताता हूँ, 124 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
25 वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 26 वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर मैं एकदम ही कोर बोलूँ, कोर 124, 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और जो भी मतलब कुछ ऑर्डर डिग्री पास करता है वो बाइंडिंग होगा सभी कोर्ट में। 141, 144 क्या, 144 में क्या पढ़ा था, 144 तो अभी पढ़े हैं कि ऑल सिविल एंड जुडिशियल, वो उनको अथॉरिटी, उनको मतलब एक तरह से उसकी एड में एक्ट करना है। और 142 में क्या था, 142 में था कंप्लीट जस्टिस। तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आर्टिकल एकदम कायदे से रटे होने चाहिए आपको, बाकी ऑप्शनल टाइप है, ठीक है। तो आते हैं अगले वाले पे, और ये भी थोड़ा दे इसमें इंक्लूड कर लेना 137 वाले को भी, 9 आप बोल सकते हो, 137 वाला भी, कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति होगी भाई, सुप्रीम कोर्ट पूछा है ना, तो 124, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 9th देख रहे हैं, मतलब सीपीओ और दिल्ली पुलिस में दोनों में रिपीट हुआ है। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इन्वोक्ड बाय केरला गवर्नमेंट टू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट दिस सीए के अगेंस्ट। तो मैंने बताया नहीं था, छत्तीसगढ़ और ने गवर्नमेंट ने, तो केरल भी गया था इनके खिलाफ, ठीक है। और ये क्या था, ये हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131। अगला क्वेश्चन करिए। उन पहले जज का नाम बताना जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट, तो टेक्निकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप समझ गए कि इसका मतलब रिमूवल की बात हो रही है। तो रिमूवल का रेजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ये जस्टिस रामास्वामी थे जिनके खिलाफ ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन पूरी तरह से ये एक तरह से पूरा नहीं हो पाया था। पूरा इन द सेंस कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो बैकआउट, मतलब बैकफुट पे, जब मतलब बैकआउट कर गई थी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ना, रेजोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 100 मेंबर्स का लोकसभा ने अप्रूव कर दिया था, कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया था, लेकिन इनको फिर हटाया नहीं गया, ठीक है। हटाया इसलिए नहीं किया बिकॉज वही है कि कांग्रेस गवर्नमेंट इसे वोटिंग करी नहीं, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थी। अब क्योंकि वो मेजॉरिटी में थी, तो फिर मेजॉरिटी में अगर गवर्नमेंट कोई है और अगर वो वोटिंग नहीं करेगी, तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ पास ही नहीं होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आई थिंक कुछ गड़बड़ है ना, गड़बड़ ये है, देखिए ध्यान से सुनना, ये इनका जो पूरा नाम था ना जज का, वो जस्टिस, वही मैं सोचूं कुछ तो गड़बड़ लग रही मुझे, दया, तो वीरा स्वामी, ठीक है, जस्टिस, मैं पक्का श्योर हूँ, ये मतलब पूरा नाम था इनका, ध्यान रखना, ठीक है। जस्टिस वीरा स्वामी, ये आई थिंक क्वेश्चन पूछा नहीं गया किसी में, है ना, आई थिंक बनाया गया ये। तो वीरा स्वामी और रामास्वामी, पूरा नाम था इनका, जस्टिस वीरा स्वामी रामस्वामी मुत्तस्वामी, ठीक है। 12th, टू होम कैन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज और हर रेजिग्नेशन लेटर, किसको दे सकते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे अपना रेजिग्नेशन लेटर। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। 13th, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द डैश। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेगा, उसके ऑर्डर से ही रिमूव हो सकता है। 14th, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट। तो एक्सेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी तो पता होगा ना आपको, 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, ये किसकी बात करता है, राइट टू लाइफ की, और ये राइट टू इक्वालिटी, समानता के अधिकार की बात करता है। 15th, इन विच ईयर, किस साल मोशन टू रिमूव द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पास हुआ था, वही जस्टिस वीरा स्वामी रामास्वामी हो, ठीक है। तो ये पास हुआ था 1991 में, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बाइंडिंग टू, बाइंडिंग इस पे होते हैं, बाइंडिंग होते हैं ऑल इंडियन कोर्ट्स पे। कौन सा आर्टिकल है जल्दी से बताएंगे, किसने किसको बाइंड कर रखा है। 17th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कही थी, कौन सा ये केस था, ये था हमारा फेमस केबीसी केस, रोज करते हैं हम लोग इसको, तो ठीक है। ये कौन सा होगा, 141, ठीक है। 131 में क्या है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, 141 में ये है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली, सीट डिक्लेयर करता है दिल्ली को।
कौन सा होगा? ये होगा हमारा सीट ऑफर करो। सुप्रीम कोर्ट ने सार्क को कंट्रीज़ को एक सीट ऑफर करी, यानी कि ये होगा 130। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, एपलेट जुरिसडिक्शन इन सर्टेन केसेस। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द इज द लार्जेस्ट विच वन इज़ द लार्जेस्ट एपलेट कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सबसे बड़ी अपील करने की कोर्ट कौन से, जहाँ पे सब इसके बियॉन्ड आप कर ही नहीं सकते अपील, इसके ऊपर कोई है ही नहीं कोर्ट जहाँ पे अपील कर सको, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, एंड ये हम देख चुके हैं, आई थिंक क्वेश्चन गाइडलाइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन कल देख चुके हैं, DK बासु गाइडलाइंस होगा। ठीक है इसका। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करने से पहले हाई कोर्ट को एक चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट के कुछ देख सकते हैं, बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है, मात्र गिने चुने क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये है, ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के संबंध में अगर कभी पूछ ले। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछेगा। पार्ट नंबर 6 में दिया हुआ है, भाग नंबर 6 ऑफ द संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल अगर बात करें तो 233, 233 से लेकर 237 इससे डील करते हैं। एंड बस इसमें इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है अपॉइंट करेगा गवर्नर। बस ये ध्यान रखना, राज्यपाल इनको अपॉइंट करता है, और इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, बस और कुछ नहीं। सर आपका कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बट नहीं समझ में आ रहा है कि POI की सीरीज़ 1 से देखें या POI की सीरीज़ 3 से स्टार्ट करिए आदित्य राज। ऐसा नहीं कि 1 जब करेंगे तो दूसरी समझ में आएगी, दूसरी करेंगे तो तीसरी समझ में आएगी। मैंने पहले ही बोल रखा है 3rd में करो। ठीक है, 3rd वाली एलिजिबिलिटी, वो तो मैंने उनके लिए बोला जिन्होंने कर रखा है, तो उसी को रिवाइज करना है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो शुड, एक तो इंडियन सिटीजन तो होना चाहिए, बट उसके अलावा शुड नॉट बी ऑलरेडी इन सर्विस, ऑलरेडी सर्विस में ना हो। कहाँ की? शुड नॉट बी ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट में ये सर्विस अभी ना दे रहा हो अपनी, एक तो ये चीज़ है। दूसरा है शुड हैव बीन एन एडवोकेट, शुड बी एन एडवोकेट फॉर 7 years, 7 साल के लिए एडवोकेट रहा हो। ठीक है, एंड शुड बी, ये इसमें एंड है, सब में एंड है। ठीक है, और नहीं एंड है। शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी उसको रिकमेंड किया हो, रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट। अपॉइंट करेगा गवर्नर, और कैसे? वो तो सर्विस में ना होना चाहिए, 7 साल तक एडवोकेट रहा हो कहीं पे। ठीक है, और ये रिकमेंड किया हो इसको हाई कोर्ट ने। ठीक है, एंड यहाँ पे जो मैंने 226 बताया, सॉरी 226 नहीं, ये मैंने आपको बताया था 225, दैट इज़ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो यहाँ पे कई तरह के जुरिसडिक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का था ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, तो इसके पास भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है। ठीक है, उसके पास था एपलेट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट, इसके पास भी एपलेट जुरिसडिक्शन है, लेकिन इसके पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट जाता है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने, ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं कि गवर्नर जाता होगा हाई कोर्ट से एडवाइस लेना। यहाँ पे नो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, नो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होता ही नहीं यहाँ पे। और ओरिजिनल अगर हम बात करें तो मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ, तो जैसे कुछ इलेक्शन डिस्प्यूट होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ डील करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। और जो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं, फिर MLAs का कुछ इलेक्शन का डिस्प्यूट है, ठीक है, वो डील करेगा सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ही। ध्यान रखना है बस इस बात को, ये बात मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं कुछ 5-6 और क्वेश्चंस हाई कोर्ट से रिलेटेड, एंड देन क्लास को करते हैं वाइंड अप। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अंडमान एंड निकोबार का जो जुरिसडिक्शन है कम्स अंडर विच हाई कोर्ट, तो इसका जुरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट के तहत आता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हमने देखा था लक्षद्वीप जाता है केरल में, और ये ऊपर जाता है कलकत्ता के पास, ऑप्शन नंबर बी। टिल विच ईयर डिड द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली कंटिन्यू टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन ऑफ ओवर हिमाचल प्रदेश, जो दिल्ली की यूटी है। हाँ सर, खा पी के बैठे हैं खा पी के क्या बैठे हैं, रोज़ इतने टाइम तक क्लास होती है। तो दिल्ली जो है वो पहले हाई कोर्ट, हिमाचल का भी हाई कोर्ट लगता था यहाँ पे, तो ये 1970 तक था, फिर 1970 के बाद से उसका खुद का हो गया। हाई कोर्ट ऑफ केरल लक्षद्वीप इज सिचुएटेड एट, तो केरल और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? तो ये मैंने बताया था कोची में है। ठीक है, 230th। जज ऑफ हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ, ये आई थिंक मैंने नहीं बताया था क्या? ये बताया होगा, आई थिंक नहीं बताया था। तो जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए मैक्सिमम एज होती है 65 साल की, कि भाई आप 65 साल के बाद जज नहीं रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। वैसे ये हाई कोर्ट के केस में 62 साल है, 62 ईयर से ध्यान रखना है। ठीक है, मैक्सिमम एज 62, मिनिमम तो कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम है यहाँ पे 62। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको कि सबसे पुराना हाई कोर्ट इंडिया में कौन सा है, ये कैलकाटा हाई कोर्ट है 1862 में। देन बॉम्बे आया, देन मद्रास आया 1862 में ही, देन 1866 में इलाहाबाद का। हाई कोर्ट हैव द पावर्स टू इशू रिट ओवर अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिट इशू कर सकते हैं, कौन सा अनुच्छेद है 226। और अलग कैसे है सुप्रीम कोर्ट से कि लीगल मैटर्स में भी रिट को इशू कर सकते हैं, और इसीलिए इनका जो रिट जुरिसडिक्शन है वो वाइडर है, बड़ा है। बट दे कैन रिफ्यूज टू इशू रिट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट। विच अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ ट्रांसफरिंग जजेस, कौन ट्रांसफर करता है जजेस को, सिंपल अपॉइंटमेंट जो करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की, प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्ड में कौन सा सही नहीं है। इट कंट्रोल द सबऑर्डिनेट कोर्ट विद इन जुरिसडिक्शन, इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इट प्रोवाइड्स एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट हैज़ रिट जुरिसडिक्शन। बताइए जल्दी से, और अगर इसको सही ना कर पाए तुम, इसका मतलब तुम सो रहे हो क्लास में, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात करें, न्यायिक समीक्षा जिसको बोलते हैं, ये हमने किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, यूएसए से। जो लॉ बनता है उसमें रिव्यू करने का बोलता है, जो पावर होता है उसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर के तहत आता है। केबीसी केस में हम देखे थे, केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। अगर कभी पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जब अपना क्षेत्राधिकार छोड़ के जुडिशरी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के क्षेत्र में घुस जाता है, उसको जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। आंसर यहाँ पे होगा ये, अभी बताए थे कि एडवाइजरी ओपिनियन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास होता ही नहीं है, जैसे कि 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का होता है, ठीक है। चलिए, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हाई कोर्ट, इट कैन डील with cases within its jurisdiction of the state, it can hear appeals from the lower court, it can issue various writs for the protection of fundamental right, it gives advisory opinion to the president of India। अगेन वही सेम तरह का क्वेश्चन है कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दे सकता है, हमने देखा है कि एडवाइस नहीं देता है प्रेसिडेंट को, ये ना तो प्रेसिडेंट को ना तो गवर्नर को, ठीक है। और ये क्वेश्चन चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए 35 वाला, ठीक है, ये वाला करते हैं, चलो इसको भी करवा देंगे बिकॉज आई थिंक करवाया नहीं इसको ना। चलो 36, एज पर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया है ऑल दी हाई कोर्ट की, ना सिर्फ हाई कोर्ट की, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्योंकि सीजीएल 2021 से पूछा गया था हाई कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी लैंग्वेज डिक्लेयर करता है कि यहाँ पे जो मैटर्स होंगे सब कुछ काम वाम वो इंग्लिश में होगा। ये आर्टिकल नंबर कौन सा बोलता है, 329, 336, 315, 348, 348 सब क्लॉज 1 ये बोलता है। एंड उसने ये भी पावर दे रखी 348 सब क्लॉज 2 में कि गवर्नर अगर चाहे तो वो किसी और लैंग्वेज को भी परमिट कर सकता है हाई कोर्ट में, जैसे कि हिंदी को परमिट कर सकता है या फिर वहाँ की जो कोई लोकल लैंग्वेज होगी उसको भी परमिट कर सकता है, ठीक, क्लियर। और 35 क्वेश्चन अगर बात करें, यहाँ से नहीं बल्कि ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये आर्टिकल नंबर 22 पढ़ा था वहाँ पे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो भाई अगर हमने पढ़ा था जो डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक डिटेंशन पढ़ा था ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव दो पढ़े थे। प्यूनिटिव तब होता है जब आपने क्राइम कर दिया है उसके बाद आपको डिटेंट किया गया। प्रिवेंटिव है कि आपको लग रहा है कि क्राइम करेंगे, ठीक, कर सकते हैं, तो उस शक में आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें यह है कि किसी का भी जो डिटेंशन है वो 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है, अनलेस कोई एक हाई कोर्ट की जो एडवाइजरी बोर्ड है वो बैठेगा और वो बोलेगा नहीं 3 महीने से ज़्यादा भी इसको हाउस अरेस्ट करके रखो, इसको पकड़ के रखो, नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है प्रिवेंटिव वाले केस में। धन्यवाद, यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म, बाकी मिलते हैं। और हम लोग का ये लास्ट वीक है पॉलिटी का, ठीक है, बस 2-3 लेक्चर आपके और बचे हैं पॉलिटी में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर IB एग्जाम, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। जो लोग IB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से जाके एग्जाम दें। 8840286735 में व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो भी क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। एंड वही है कि अच्छे से अटेम्प्ट करिए पेपर को, और बस काम एंड कूल एंड कंपोज होकर एग्जाम देंगे तो ऑब्वियसली मतलब बहुत आसानी से आप बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि जो आपने पढ़ा है उसको परफॉर्म करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, लेकिन हाँ आप अपना मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पे देंगे, ठीक है। दो डेज़ की छुट्टी नहीं भाई मिल सकती है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, क्योंकि शेड्यूल बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैंने जो प्लान करके रखे कि भाई फ्राइडे तक में चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, तो फिर बिगड़ जाएंगी चीज़ें। या तो देखते हैं, अगर कल रख सकते हैं तो कल, नहीं होगा तो छुट्टी रख देंगे। IB का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह कुछ करवा देंगे जिनका 18 को है उनके लिए, ठीक है। तो और फिर सैटरडे को फिर क्लास रख लेंगे, जो सैटरडे संडे को नहीं होती तो सैटरडे को रख लेंगे। और कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली आपकी छुट्टी रहेगी, इन दी सेंस कि होगी क्लास, लेकिन IB की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
मान लीजिए दो कैंडिडेट एलिजिबल हैं सीजीआई के लिए, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे, और दूसरा पॉइंट नहीं होने पर अपील करता, नहीं नहीं कोई अपील नहीं कर सकता ज़ीशान अख्तर, कोई अपील नहीं, ठीक है। वो यूजुअली ये देखा जाता है कि जो सीनियर होगा फिर उसको अपॉइंट किया जाता है, जो बड़ा होता है। हाँ ठीक है, छुट्टी दे दी भाई, कल आईबी के रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ कल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करवाएंगे कोमल, वो जो आईबी का जो भी होगा ना कल उसके बेसिस पे, लेकिन यार भेज वेज देना जिन लोगों का कल होगा, ठीक है। तो जब मिलेंगे क्वेश्चन सभी करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को। कल शाम को ही इसी टाइम पे, और हो सकता है दोपहर में भी मैं क्लास रखूँ, है ना, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह होंगे, ठीक है। थैंक यू। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना सब लोग।